हजार साल की तपस्या के बाद आखिरकार मेरे अमर बनने और फ्लाई करने का वक्त आ गया था। लेकिन जैसे ही मेरी आंख खुली, मैं एक भयानक और अजीब दुनिया में पहुंच चुका था। मुझे लगा शायद मेरी फ्लाइंग फेल हो गई या मेरी आत्मा किसी और में चली गई, पर यह शरीर मेरा ही था। तभी मुझे हवा में एक अजीब एनर्जी महसूस हुई, जिससे पावर तेजी से बढ़ रही थी। लेकिन इस एनर्जी में एक गहरी गंदगी और नफरत भरी थी, जैसे इसका अपना दिमाग हो। ये कुदरती स्पिरिट एनर्जी नहीं, बल्कि किसी इंसान की बनाई साजिश थी। आम इंसान तो पल भर में पागल हो जाए। अगर मेरे पास अपनी स्पिरिट टेक्निक न होती तो मेरा बचना नामुमकिन था। तभी एक लड़की ने मुझे हिलाया और बोली, पागल भाई उठ जाओ, भूख लगी है ना। शेन शियाओ तियान खाना ढूंढने गया है। मैंने उसका हाथ झटका और पूछा कि वो कौन है। ये दुनिया बेहद खतरनाक थी, इसलिए मैंने उससे यहाँ की जानकारी मांगी। उसने बताया कि ये चेंग देश है और हम तियान लैन संप्रदाय के इलाके में हैं। इसके बाहर का उसे कुछ नहीं पता था। तब मुझे यकीन हुआ कि मैं अपनी असली दुनिया में नहीं हूँ। उसने आगे कहा कि तियान लैन संप्रदाय के अमर साधु ही उन्हें बाहर के भयानक राक्षसों से बचाते हैं, वरना सब मारे जाते। जब मैंने पूछा कि राक्षस कैसे होते हैं, तो वो बोली कि ताई चिंग अमर गुरु हर साल बच्चों को चुनते हैं और इस बार उनका गांव चुना गया था, इसलिए वे पहली बार बाहर निकले हैं। ताई चिंग अमर गुरु को तो साधु भी भगवान मानते हैं। मैं और सवाल पूछता, उससे पहले ही पीछे से चीख सुनाई दी, दीदी भागो, यहाँ के पेड़ इंसान की तरह बोल रहे हैं। शेन शियाओ तियान खाना ढूंढने गया था, पर वहाँ अजीब पेड़ थे। ये मंजर देख सब डरकर भागने लगे। लोग भाग रहे थे, पर थोड़ी ही दूर में उनके शरीर टूटने लगे और वे खुद भी भूतिया पेड़ बन गए। शेन शियाओ तियान बुरी तरह डर गया। तब मुझे समझ आया कि हवा की नफरत लोगों को राक्षस बना रही है। शेन शियाओ लिंग ने मुझसे साथियों को बचाने की भीख मांगी, पर उनका शरीर खत्म हो चुका था। मुझे हैरानी थी कि इतनी जल्दी असर कैसे हुआ। क्या उन्होंने कुछ और छुआ था? शेन शियाओ तियान ने कुछ जंगली फल गिराए और कहा कि उन्होंने ये खाए थे। मैंने फल देखा। ये पौधे बरसों से इस जहरीली हवा में उगे थे और पूरी तरह संक्रमित थे। फल खाने की वजह से ही वे पेड़ बन गए। शेन शियाओ तियान डर गया। क्या सारे पेड़ इंसान थे? वो मानने को तैयार नहीं था कि ताई चिंग अमर गुरु उन्हें नुकसान पहुंचाएंगे। मैंने हंसकर कहा, जिन्हें तुम भगवान समझ रहे हो वे नीच शैतान हैं। फिर मैंने शेन शियाओ लिंग से कहा, तुम्हारे शरीर में एक चीज है, उसके बदले मैं तुम्हें यहाँ से निकाल सकता हूँ। वो चीज बहुत खास थी, इसलिए मैंने उसे एक और शर्त मांगने दी। शेन शियाओ लिंग तुरंत मान गई और बोली, बस जिंदगी भर मेरी रक्षा करना। मैंने कुछ देर सोचकर हाँ कर दी। इस खतरनाक दुनिया में इंसान 100 साल ही जीता है, तो रक्षा करना मुश्किल नहीं था। अभी सबसे जरूरी था अपनी ताकत बढ़ाना, चाहे ये हवा जहरीली ही क्यों न हो। 5 दिन बाद 2 अजनबी आए। उनकी बातों से पता चला कि फल खाने वाले इंसान डाओ फ्रूट बन जाते हैं। कल गुरु का पूजा का दिन था और संप्रदाय के ज्यादातर डाओ फ्रूट गुरु को चढ़ाए जाने थे, और ये लोग शेन शियाओ तियान को छिपा कर रखे हुए थे ताकि बाद में काम आए। अचानक उनकी नजर इन पर पड़ी। अरे, ये दोनों अभी तक बचे कैसे हैं? इन्होंने फल क्यों नहीं खाए? पूजा कल ही थी, इसलिए उन्हें किंग गैस वाले फल खिलाने का वक्त नहीं था। उन्होंने इन्हें मारने का फैसला किया, लेकिन तभी मेरी परछाई उनके ऊपर आ गई। धड़ाम, एक बंदा जमीन में धंस गया। पर अजीब बात थी कि उसका मुंह पिचकने के बाद भी वो हिल रहा था। उसके शरीर से तेज धारदार ब्लेड निकले और मुझ पर हमला किया, पर मैं हवा में कूद गया। मैंने मंत्र फूंककर आग का ड्रैगन छोड़ा, जिससे वो जलकर राख हो गया। दूसरा बंदा घबराकर अपनी मैजिक स्किल से मुझ पर हमला करने लगा और चिल्लाया, तुम कौन हो? मैंने बिना जवाब दिए उसका वार रोका और एक ही झटके में उसे 2 टुकड़ों में काट दिया। उनकी बातों से पता चला कि इस एनर्जी को किंग गैस कहते हैं। पुरानी ट्रेनिंग की वजह से मैं सिर्फ कुछ दिनों में ची रिफाइनिंग के 13वें लेवल पर पहुंच गया, पर अब आगे बढ़ने के लिए पिल्स की जरूरत थी। मौका देखकर मैं दोनों भाई बहन को लेकर भाग निकला। उधर तियान लैन संप्रदाय में जियांग अपनी रिपोर्ट दे रहा था कि 50,000 डाओ फ्रूट वेदी पर सजा दिए गए हैं। जब बुजुर्गों ने नए बच्चों की गिनती पूछी तो जियांग ने बताया कि इस बार सिर्फ 30% बच्चे ही मिल पाए हैं। इस पर अफसरों ने उसे और बच्चे पकड़ने का हुक्म दिया। तभी एक बुजुर्ग का शरीर अचानक सूजने लगा। जियांग ने तुरंत डाओ फ्रूट मंगवाए। थोड़ी देर बाद जियांग को खबर मिली कि जोन 9 के 2 गार्ड मारे जा चुके हैं। जियांग सोचने लगा कि क्या कोई दुश्मन आ गया है। वहीं दूसरी तरफ मैं दोनों बच्चों को लेकर संप्रदाय के एक गुप्त हॉल में छुप गया और वहां के गार्ड्स को ढेर कर दिया। फिर मैंने अपना मैजिक एरे तैयार करना शुरू किया। घटिया चीजों से भी ये एरे 90% काम कर रहा था। यहाँ से भागने से पहले मुझे ढेर सारी किंग गैस जमा करनी थी। मैंने बच्चों को रुकने को कहा और आसपास 72 जगहों पर एरे लगा दिया। अब बस मेन सेंटर बचा था। तभी बाहर से आवाज आई, दरवाजा खोलो, और दरवाजा टूट गया। एक गार्ड चिल्लाया, अच्छा तो 2 बच्चे यहाँ छिपे हैं,
तुम किस गार्डन से भागे हो। जैसे ही वे हमला करने वाले थे, मैंने पीछे से फायर अटैक कर दिया, लेकिन अफसोस वो पूरी तरह नहीं मरा। मैंने उसका बैग और हथियार छीन लिया और धमाके की वजह से वहां से भाग निकला। घुसपैठ की खबर जियांग तक पहुंच गई और वेई बहुत गुस्से में था क्योंकि उसका भाई मारा गया था। जियांग ने कातिल को पकड़ने की कसम खाई। उधर मैं बच्चों के साथ गुफा में छुपा था। मुझे एहसास हुआ कि मेरी पावर अभी बहुत कम है और मेरे पास कोई अच्छा हथियार भी नहीं है। मेरी पुरानी सीक्रेट स्किल्स के लिए कम से कम फाउंडेशन लेवल चाहिए था, इसलिए ताकत बढ़ाने के लिए मुझे हथियार बनाने पड़े। मैंने उस गार्ड का बैग खोला तो हैरान रह गया। वो हथियार इंसान के हाथ और पेट से बने थे। पेट वाले बैग में खजाने के अलावा एक सूखी लकड़ी थी। इंसानी शरीर से हथियार बनाना बहुत नीच हरकत थी। उस बैग में चीजें खींचने का मैजिक था। अपने तजुर्बे से मैंने उस कटे हाथ को अपनी तलवार से जोड़ने का फैसला किया। अगले दिन पूजा का दिन आ गया। सारे चेले पीछे हट रहे थे और बोल रहे थे कि अमर गुरु आने वाले हैं, हमें भागना चाहिए। पर जियांग वहीं डटा रहा क्योंकि ये पूजा बहुत जरूरी थी। जियांग दुश्मन को पकड़ना चाहता था। मैं पूजा के वक्त अपना मैजिक एरे शुरू करना चाहता था, लेकिन जैसे ही पास पहुंचा, जियांग के बिछाए ट्रैप में फंस गया। जियांग ने तुरंत मेरी लोकेशन का पता लगा लिया और गार्ड्स को वेस्ट जोन में भेजा। मैं एक्सपोज हो चुका था, इसलिए मैंने अपनी फ्लाइंग स्वॉर्ड से एरे चालू करके भागने की कोशिश की, पर अचानक मेरे पीछे हजारों उड़ती तलवारें आ गईं। मैं लोहे के बक्से में कैद हो गया, पर जियांग के खुश होने से पहले ही मेरी स्वॉर्ड एनर्जी ने बक्से को फाड़ दिया। तभी जियांग ने मुट्ठी भींची और ऊपर कांटों वाला लोहे का ब्लॉक आ गया। भारी कांटों वाला ब्लॉक मुझ पर गिरा। स्वॉर्ड अटैक भी उसे नहीं तोड़ सका। तभी अचानक जियांग का जादू बिगड़ने लगा। मैंने देखा तो जियांग का चेहरा भयानक राक्षसी होने लगा था। जियांग चिल्लाया, अमर गुरु आ रहे हैं। संप्रदाय के सारे चेले सर पकड़कर चीखने लगे। तभी आसमान में एक विशाल और डरावनी परछाई दिखाई देने लगी। क्या यही ताई चिंग अमर गुरु है? उसकी डरावनी आवाज मेरे दिमाग पर कब्जा करने की कोशिश करने लगी। तब मुझे समझ आया कि सारे चेले दर्द से क्यों तड़प रहे थे। पर मैंने 1000 साल तपस्या की है, तेरी क्या औकात जो मेरा दिमाग छीन सके। पास आने पर दिखा कि वो अमर गुरु असल में एक विशाल आंख और लंबी सूंड वाला भयानक राक्षस था। हालांकि मुझे वो परछाई दिख रही थी, पर आसमान में कोई असली चीज महसूस नहीं हो रही थी। संप्रदाय के लोग अपना आपा खो रहे थे, पर कुछ लोग अब भी हिम्मत जुटा रहे थे। वे चिल्लाए, हिम्मत रखो, गुरु डाव फ्रूट लेकर चले जाएंगे। तभी उस विशाल आंख से बैंगनी गैस निकली और वेदी के डाव फ्रूट्स की तरफ बढ़ने लगी। डाव फ्रूट्स पागलों की तरह चिल्लाने लगे, भगवान आ गए, हमें अमर बनाओ। वो पर्पल गैस फलों को सोख रही थी, पर उसने मुझे नजरअंदाज कर दिया। सही मौका देखकर मैंने दौड़कर 9 आसमान स्पिरिट एरे चालू कर दिया। संप्रदाय की सारी किंग गैस तेजी से मेरे एरे में खिंचने लगी। बुजुर्गों को गड़बड़ का एहसास हुआ। एरे काम कर रहा था और मैं सारी किंग गैस खींच रहा था, लेकिन तभी उस विशाल आंख की नजर मुझ पर पड़ गई और पर्पल गैस मेरी तरफ आई। गैस मेरे सामने आ गई और राक्षस ने डरावनी आवाज निकाली। वो मुझे देख चुका था। तभी सारे बुजुर्ग भी राक्षसी रूप बदलने लगे। चेले घबराकर डाव फ्रूट्स लाने लगे, पर मुझे साफ महसूस हुआ कि वो राक्षस गुस्से में नहीं बल्कि डर में था। उस आवाज से मेरा शरीर भी बदलने लगा था। काफी किंग गैस जमा हो चुकी थी, इसलिए मैंने तुरंत मंत्र पढ़ा और वहां से भाग निकला। मेरा बदला हुआ शरीर गुफा में गिरा। बच्चे डरकर बोले, भाई तुम ठीक तो हो ना? मैंने कहा, हाँ मैं ठीक हूँ। मैंने कहा, पहले यहाँ से भागो, बाद में सब समझाऊंगा। दूर जाने पर मेरा शरीर नॉर्मल होने लगा। मैंने बच्चों से पूछा कि क्या उन्होंने आसमान में वो राक्षस देखा था, पर उन्होंने कहा कि कोई राक्षस नहीं था, बस दोपहर में अंधेरा छा गया था। यानी वो राक्षस सिर्फ मुझे दिखा था क्योंकि मैंने किंग गैस की नफरत को सोखा था। ये नफरत खतरनाक थी, पर ट्रेनिंग के लिए यही रास्ता था। मैंने 30% किंग गैस से सैकड़ों क्रिस्टल बना लिए जो मेरी ट्रेनिंग का सहारा बनेंगे। शायद अगले लेवल पर पहुंचकर कोई तरीका मिल जाए। मैं अपने साथ एक डाव फ्रूट भी लाया था ताकि उससे राज पूछ सकूं। मैंने पूछा कि अमर गुरु कौन है, पर उसने कहा गुरु भगवान है और हम सब उनके फल हैं। उसकी बकवास सुनकर मैंने उसे फोड़ दिया। वो पागल हो चुका था। ये दुनिया सोच से भी ज्यादा भयानक थी। उम्मीद है कि पिल्स बनाने के लिए मुझे सही जड़ी बूटियां मिल जाएंगी। उधर जियांग ने 50 डाव फ्रूट्स खाए तब जाकर होश में आया। हालांकि उसका चेहरा भी राक्षस जैसा होने लगा था। संप्रदाय के साधुओं को बीमारी रोकने के लिए डाव फ्रूट्स खाने पड़ते थे, वरना वे पेड़ बन जाते, और कल के हंगामे से अफसर भी डरे हुए थे। पूजा के बाद किंग गैस और बढ़ गई थी, जिससे फसलों को ज्यादा नुकसान नहीं हुआ, पर अमर गुरु के चेहरे पर जो डर दिखा था वो अफसरों को परेशान कर रहा था। गुरु का वो डर जरूर घुसपैठिए से जुड़ा था। इतने सालों में ऐसा कभी नहीं हुआ था। शायद ये गुरु के चंगुल से आजाद होने का मौका था। आराम करने के बाद मेरा शरीर ठीक हो गया। रात में हम खुबानी खिलने वाला गांव एप्रिकॉट ब्लॉसम विलेज में एक औरत के घर रुके, पर शेन शियाओ तियान ने देखा कि खिड़की से कोई उन्हें ताक रहा था। औरत ने कहा कि वो उसका बीमार पति है, पर आधी रात को वो औरत मेरे पास आई
और अदाएं दिखाते हुए मुझ पर झपटने लगी कि मैं तुम्हें भूल नहीं पा रही हूँ। वो बोली, यहीं रुक जाओ ना। तभी वो खूबसूरत औरत अचानक एक डरावने राक्षस में बदल गई। धड़ाम झोपड़ी उड़ गई। मैंने कहा, मुझे पता था तू कोई इंसान नहीं है, तेरी सांस ही नहीं चल रही थी। धमाके से बच्चे जाग गए। तभी बगल के कमरे से एक सूखा हुआ आदमी भागकर आया और मेरे पैरों में गिर पड़ा। वो रोते हुए बोला, अमर साधु जी, मुझे बचा लो। मैंने बच्चों से कहा, डरो मत, ये जिंदा इंसान है। आदमी ने बताया कि 7 दिन पहले वो अपनी मंगेतर को लिवाने जा रहा था, पर रास्ते में भटक कर इस गांव में आ गया। उसी रात गांव वालों ने उसकी मंगेतर को बहला फुसलाकर जिंदा खा लिया। वो भागने की कोशिश करता रहा पर निकल नहीं पाया। वो कमरे में छुपा रहा, पर अगले दिन उसकी मंगेतर दरवाजे पर आकर उसे बुलाने लगी, जबकि उसने उसे मरते हुए देखा था। वो मंगेतर नहीं बल्कि राक्षस थी। आदमी बोल ही रहा था कि औरत खड़ी हो गई। मैंने आग का गोला मारा जिससे वो जलकर काली हो गई, पर फिर भी हिल रही थी। वो मरे बिना चल रही थी। तभी शोर सुनकर पूरे गांव के राक्षस आंगन में आ धमके। वे चिल्लाए, मेहमान आए हैं। मैंने दोनों बच्चों को उठाया और हवा में उड़ गया, पर वो आदमी पकड़ा गया और राक्षस उसे नोच नोच कर खाने लगे। मैं उसे नहीं बचा सका। मेरी ताकत अभी 3 लोगों का बोझ नहीं उठा सकती थी। हम 2 मिनट तक उड़कर भागते रहे, पर घूमकर वापस उसी गांव में आ गिरे। मजबूरी में हमें एक मकान में छुपना पड़ा। अगले दिन वो मरा हुआ आदमी दरवाजे पर आकर बोला, बाहर आओ साधु जी, मैं फिर से जिंदा हो गया हूँ। मुझे समझ आया कि ये राक्षस किसी नियम में बंधे हुए हैं। वे दरवाजा तोड़कर अंदर नहीं आ सकते। असली राक्षस गांव के लोग नहीं, बल्कि ये पूरा गांव ही एक भयंकर जाल है। वजह पता चलने के बाद भी बाहर निकलने का रास्ता नहीं था। ये लोग कमजोर होकर भी अजीब शक्तियों के मालिक थे। ऐसी शक्तियां तो बड़े साधुओं के पास भी नहीं होती। ये किसी जादू जैसा था। तभी गांव में 2 अजनबी दाखिल हुए। एक पढ़ा लिखा बंदा था और दूसरा अजीब बालों वाला। गांव वाले उन्हें खाने दौड़े, पर अजीब बालों वाले ने पंजे निकालकर राक्षसों को काट डाला। पर मुझे दिखा कि वे दोनों भी इंसान नहीं थे। इनकी सांसें नहीं चल रही थीं और न ही ये साधु लग रहे थे। तो क्या ये भी प्रेत थे? पर इनके पास इंसानी रूप और खुद की सोच भी थी। विद्वान ने 2 बचे प्रेतों से चेताया, पर उस अजीब बालों वाले ने ध्यान नहीं दिया। प्रेत विद्वान पर टूट पड़े, पर खाते ही उन्हें गड़बड़ लगी। वो औरत पिघलने लगी और विद्वान उसके शरीर से बाहर निकला। उसने अपनी छाती का काला छेद खोला और सारे गांव वालों को अंदर खींचने लगा। मौका पाते ही मैं शेन शियाओ तियान और बहन को लेकर भागा। गांव ही प्रेत था, तो इसके मिटते ही हम बाहर निकल सकते थे। विद्वान ने आत्मा से मुझे पकड़ने को कहा, पर आत्मा ने बात टाल दी कि छोटा साधु है, तू जल्दी निकल और चल। तभी विद्वान के सीने से नीली रोशनी निकली। वो नीली रोशनी भागने लगी। विद्वान हैरान था कि यह आत्मा अचानक क्यों भागी। उसने उसे वापस पकड़ने को कहा। गांव खत्म होते ही हम बाहर आ गिरे। अभी राहत की सांस ली ही थी कि पीछे वही नीली रोशनी आ पहुंची जो विद्वान के सीने से निकली थी। वो कोई आम जीव नहीं लग रहा था। क्या एक और प्रेत था? पर उसने हम पर हमला नहीं किया, बस दूर से हमें घूरता रहा। रात को खाना खाते वक्त एक अजनबी आया। मैंने तलवार चलाई तो पट्टियों से ढके एक हाथ ने मेरी तलवार को हवा में ही पकड़ लिया। वो बोला, मैं कोई प्रेत नहीं हूँ। उसने कहा, तेरे पास तियानलेन संप्रदाय की किंग गैस है। मैंने तलवार वापस ली और कहा, अपना रास्ता नापो, मेरे काम में दखल मत दो। बूढ़ा हंसा और बोला, मुझे नहीं पहचानते? तियानलेन वाले तो सोंगबाओ साधु को देखकर खुश हो जाते हैं। ये बंदा काफी ताकतवर लग रहा था। पंगा न लेना ही बेहतर था। मैंने पूछा, सोंगबाओ हो तो क्या खजाना दोगे? उसने एक हड्डी जैसा हथियार निकाला और देने लगा। हथियार अजीब था। मैंने मना करना चाहा तो वो हंसा, पर तभी मैंने हवा में हाथ बढ़ाकर वो हथियार ले लिया, क्योंकि इसके इरादे ठीक नहीं थे। मना करता तो ये हमला कर देता। हथियार लेते ही वो जाने लगा। तभी शेन शियाओतियान ने आवाज लगाई। वो बोला, मुझे भी एक चीज दे दो बाबा। बूढ़ा हैरान था, क्योंकि तियान आम इंसान था। दरअसल तियान डर रहा था कि कहीं मैं उसे छोड़ न दूं। वो खुद ताकतवर बनकर अपनों की रक्षा करना चाहता था। बूढ़ा हंसा और बोला, साधु बनना चाहता है, मैं तुझे सिखा सकता हूँ। मैंने मना नहीं किया, क्योंकि यह उसकी पसंद थी। बूढ़ा दूसरे संप्रदाय का था। उसका तरीका अनोखा था। बस मंत्र सुनते ही साधना शुरू हो जाती थी। पर तरीका सुनते ही शेन शियाओ तियान डरकर पीछे हट गया। बूढ़ा बोला, डरता क्यों है? तेरा साथी भी तो साधु है। मेरा रास्ता ज्यादा आसान है। बूढ़ा चला गया। तियान का चेहरा देखकर लग रहा था कि शर्त बहुत खौफनाक थी। सिर्फ फुसफुसाहट से साधना होना कोई सही रास्ता नहीं था। उसे गलत रास्ते से बचाने के लिए मैंने खुद उसे सिखाना शुरू किया। मेरी मदद से उसने एक ही रात में कमाल की तरक्की कर ली। किंग गैस उसके शरीर में बहने लगी थी। बहन डरकर बोली, क्या तियान पेड़ बन जाएगा? मैंने समझाया कि सही तरीके से कुछ नहीं होगा। पर तभी तियान कांपने लगा और ताई चिंग अमर गुरु का नाम बड़बड़ाने लगा। मैंने तुरंत आगे बढ़कर उसकी सारी किंग गैस बाहर निकाली। मेरी तकनीक क्यों काम नहीं आई?
होश आते ही तियान ने बताया कि उसे ताई चिंग अमर गुरु की अजीब आवाजें सुनाई दे रही थीं। मैंने उसे साधना रोकने को कहा। फिर हम बहन के गांव के लिए निकले, पर रास्ते में भटक गए। तभी वही नीला प्रेत सामने आ गया। वो हमला नहीं, रास्ता दिखा रहा था। उसकी मदद से हम गांव पहुंच गए। बहन ने प्यार से उसका नाम ई रख दिया। ई हमारे बहुत करीब आ गया था, पर जैसे ही हम गांव में घुसे मेरा रंग उड़ गया। पूरे गांव में किंग गैस फैली थी और लोग पेड़ बन चुके थे। तियान के दादाजी अभी जीवित थे। उन्होंने बताया कि हमारे जाने के बाद 2 साधु आए और उन्होंने गांव के बुजुर्गों को पेड़ बना दिया। दादाजी बोलते बोलते खुद भी पूरी तरह पेड़ बन गए। गांव का यह भयानक नजारा देखकर शेन शियाओ तियान का दिमाग घूम गया। तियान पागल होकर अपनी उंगली चबाने लगा और दूसरे संप्रदाय के गुरु को बुलाने लगा। मैंने तुरंत उसे रोका। उसकी उंगली की हड्डी दिख रही थी। यह वही तरीका था जो उस बूढ़े ने सिखाया था। लगता है यहाँ कई शैतानी ताकतें सक्रिय हैं। तभी पीछे से आहट आई। 2 साधु आ पहुंचे और हमें देखकर खुश होने लगे कि नए शिकार मिल गए। तियान गुस्से से लाल हो गया। जब साधु ने तियान पर हमला किया, मैंने पलक झपकते ही उसका हाथ काट दिया। दूसरा साधु मुझे पहचानकर हैरान रह गया। वे भागने लगे, पर तभी उनका सीनियर वेई आ गया। उसने ईंट से मारकर उन दोनों का काम तमाम कर दिया। वेई ने मुझे पहचान लिया। तुमने ही मेरे भाई को मारा था। आज मेरी किस्मत अच्छी है कि तुम खुद सामने आ गए। उसके पास भारी किंग गैस थी। मैंने ई को बच्चों को लेकर भागने को कहा। ई उन्हें लेकर तुरंत गायब हो गया और लड़ाई शुरू हुई। तियानलैंड के लोग शरीर और चीजों का रूप बदलने में माहिर थे। इस बंदे का जादू काफी खतरनाक था। मैं पलक झपकते ही उसके पीछे पहुंचा और तलवार से 2 टुकड़े कर दिए, पर उसे खरोंच तक नहीं आई। वो हंसा। इसे मांसहीन शरीर कहते हैं। यह तो बस शुरुआत है। हमें अपने गुरु से असीम शक्तियां मिलती हैं। उसने जमीन पर हाथ मारा और चट्टानें मुझे घेरने लगी। मेरी तलवार का उस पर कोई असर नहीं हो रहा था। उसने मुझे पत्थरों में जकड़ लिया। गड़बड़ हो गई। मैं बच्चों के दूर जाने का इंतजार कर रहा था, पर खुद फंस गया। उसका हाथ मेरी छाती के पार हो गया। वो हंसने लगा कि मैंने तुम्हें मार दिया, पर मैं मरा नहीं था। उसका शरीर मजबूत था, पर मेरे पास एक चाल थी। मैंने अपनी तलवार में धमाके का मंत्र छिपा रखा था। इतने पास से धमाका खतरनाक था, पर कोई रास्ता नहीं था। उसने तलवार चलाई, पर टकरा कर रुक गई और मैंने जादू बोला। पत्थरों का जोरदार धमाका हुआ और वो दूर जा गिरा। मेरी आंखों से काला धुआं निकल रहा था। वो खौफ में आ गया। वो चिल्लाया कि तू मेरी शक्तियां कैसे चुरा सकता है, पर अगली ही पल भारी चट्टान ने उसे दबा दिया। मैं बच्चों के पास पहुंचा। लड़ाई में मेरा शरीर अपने आप हरकत कर रहा था। क्या किंग गैस की वजह से ऐसा हुआ? खैर, दुश्मन अब गंभीर रूप से जख्मी था। मेरी ताकत खत्म हो चुकी थी। जड़ी बूटियां ढूंढने के लिए हमें पास के शहर जाना था, ताकि मैं अपनी आगे की साधना कर सकूं। मुझे जल्द से जल्द अपनी ताकत बढ़ानी थी ताकि सच जान सकूं। जल्द ही हम सब लिऊ झोउ शहर पहुंच गए। एक ही दिन में मुझे दवाइयां मिल गईं। इस दुनिया में दवाइयों की ज्यादा कद्र नहीं थी। तभी शहर में एक अजीब घटना घटी। शहर के बच्चे अचानक हिंसक हो गए थे और बिना वजह लोगों पर हमला कर रहे थे। जेल में दर्जनों बच्चे बंद हो चुके थे। लोग डर रहे थे कि बच्चों पर प्रेत का साया है। अफसर चेन को जांच सौंपी गई। तभी जड़ी बूटी की दुकान से निकलते ही मेरा सामना उनसे हुआ। एक आदमी मुझे घूरने लगा और बोला, अफसर चेन, इस बंदे से किंग गैस की बदबू आ रही है। पर चेन ने कहा कि अभी ध्यान भटकना ठीक नहीं। वे आगे बढ़ गए। मैंने महसूस किया कि वे दोनों साधु थे और उनमें से एक के अंदर किंग गैस की महक थी। क्या सरकारी अफसर भी इन साधुओं से मिले हैं? खैर, मेरी प्राथमिकता दवा बनाना थी। तभी दुकान का मालिक पीछे से भागा आया। वो बोला कि मेरे पास सबसे पुरानी जड़ी बूटी है। मुझे वही मुख्य जड़ी बूटी चाहिए थी, पर पूरे शहर में पुरानी नहीं मिल रही थी। सब 40 साल से कम की थी। तभी पीछे से एक बूढ़े ने आवाज दी, क्या तुम्हें पुरानी जड़ी बूटी चाहिए? मैंने कहा, मुझे 100 साल से पुरानी चाहिए। बूढ़ा खुश होकर बोला, अरे वाह, मेरे पास 100 साल पुरानी जड़ी बूटी ही है। शेन शियाओ तियान बोला, फेंको मत बूढ़े। बूढ़ा चिढ़ गया और सच साबित करने के लिए अपनी झोली से चीज निकालने लगा। उसने लाल रंग की जड़ी निकाली। ध्यान से देखने पर पता चला कि यह सच में 100 साल से पुरानी थी। मैंने सीधे कीमत पूछी। बूढ़े ने 300 सिक्के मांगे। तियान ने कहा, यह बहुत महंगा है, पर मैंने बिना सोचे उसे सोने की छड़ दे दी और जड़ी लेकर निकल गया। इतनी आसानी से जड़ी मिलना बढ़िया रहा। अब दवा बनाने के लिए शांत जगह चाहिए थी। दूसरी तरफ अफसर चेन एक दुकान में पहुंचे। वहां 2 साधु इंतजार कर रहे थे। एक का नाम ली चांगशो था। उसने अफसर चेन का स्वागत किया। उसने दूसरे साधु का परिचय दिया। तभी उसे किंग गैस की बदबू आई और वो बोला, अफसर चेन, इस दुष्ट साधु को साथ क्यों लाए हो? जूचो गुस्से में आ गया। अफसर चेन ने मामला शांत कराया और बताया कि जूचो का पूरा गांव धोखे का शिकार हुआ था। पूरे गांव को शिकार बनाया गया था, पर यह बचकर भाग निकला। इसीलिए यह उन दुष्ट साधुओं से सख्त नफरत करता है। ली चांगशो को हैरानी हुई कि यह बिना जहर की दवा खाए खुद को कैसे संभाल रहा है, क्योंकि उसमें भयानक दर्द होता है। ली चांगशो ने माफी मांगी और काम की बात शुरू की। बच्चों का यह बर्ताव वाकई कोई सामान्य बात नहीं थी। अफसर चेन ने कहा कि बच्चों के पागलपन की वजह समझ नहीं आ रही।
ली चांगशो ने बताया कि उसने भी शहर में यह सब देखा है। उसने कहा कि मेरे पास एक शक है, बस स्थानीय अफसरों की मदद चाहिए। सबने अफसर चेन के साथ काम करने पर सहमति जताई। अगले दिन शेन शियाओ तियान उबासी लेते हुए बोला, भाई पूरी रात से उस भट्टी के अंदर क्या कर रहे हैं? बहन बोली, उन्होंने पहरा देने को कहा है। उस वक्त मैं अंदर दवा तैयार कर रहा था। इस दवा को बनाना मुश्किल नहीं था, पर आगे के लिए एक भट्टी की जरूरत पड़ेगी। इस भट्टी की दीवारें इतनी मोटी थीं कि बाहर किसी को भनक तक नहीं लगती। अब मुझे अपनी मुख्य साधना चुननी थी। मेरी पुरानी तलवार विद्या बहुत शक्तिशाली थी, पर यह दुनिया बहुत अजीब थी, इसलिए वो यहाँ काम नहीं आती। बाहर तियान झुंझला रहा था। बहन ने कहा, मैं समझती हूँ कि तू गुस्से से अपना दुख छिपा रहा है। घर वाले छीन गए, पर हम साथ हैं। बहन ने हिम्मत बंधाई, पर तियान गुस्से में मेज पर हाथ मारकर बाहर घूमने निकल गया। तियान सोच रहा था कि सब एक एक करके खत्म हो गए, काश मेरे पास भी भाई जैसी ताकत होती। तभी एक बच्चा कुल्हाड़ी लेकर आया। बच्चे ने उस पर हमला कर दिया। तियान गिर पड़ा। तभी एक बूढ़ा भिखारी बीच में आया और बच्चों को डांटकर भगा दिया। दूसरी तरफ सिपाही ने अफसर चेन से पूछा कि क्या हम सच में सिर्फ पाठशालाओं की तलाशी लेंगे? चेन ने कहा कि सारे शिकार वही बच्चे हैं जो पढ़ने जाते हैं, जो स्कूल नहीं जाते वे ठीक हैं, इसलिए गड़बड़ वही है। अगर प्रेत का साया है तो पाठशाला में होगा। सिपाही ने पूछा, कल वाले दोनों साधु कौन थे? एक तो बीमार सा लग रहा था। चेन ने कहा कि दूसरा साधु अलग संप्रदाय का है, इसलिए उसका बर्ताव अलग है। सिपाही ने पूछा, क्या उनका ताई चिंग से कोई ताल्लुक है? जिन ताई चिंग, यू चिंग और श्यांग चिंग अमर गुरुओं को ये मानते हैं, उन्हें मिलाकर 3 चिंग कहा जाता है, पर इनके संप्रदायों में कोई मेल नहीं है। ताई चिंग वाले इंसानों की बलि देकर साधना करते हैं, जो पूरी तरह दुष्ट पंथ है। इनकी तादाद टिड्डियों जैसी है, पर अधिकारी चिंग का यू चिंग पंथ अलग है। यू चिंग एक मान्य सही रास्ता है, जहाँ भावनाओं को त्याग कर साधना होती है, इसीलिए अधिकारी चिन्ह शांत रहते हैं। तो फिर शांगचिंग पंथ क्या चीज है? सामने बाई परिवार की एकेडमी थी। अफसरों ने पूरे इलाके की तलाशी शुरू कर दी। तभी एकेडमी का मालिक बाई सामने आया और पूछने लगा कि मामला क्या है। अफसरों ने कहा कि भगोड़ा मुजरिम ढूंढ रहे हैं। बाई ने बताया कि वो यूजो से 6 महीने पहले ही लियूजो शहर में बच्चों को पढ़ाने आया था। इतना बड़ा अहाता देखकर अफसरों को शक हुआ, तो बाई ने कहा कि उसने अपनी पुरानी जायदाद बेचकर इसे किराए पर लिया है। अफसर ने फिर सवाल दागा। अफसर ने पूछा, यूझो का विद्वान इतना दूर क्यों आएगा? बाई बोला कि वहां कोई नया स्कूल नहीं था, शायद मेरे निकलने के बाद बना हो। सिपाही ने कहा, कुछ नहीं मिला। तभी चेष्टा बदलते ही अफसर चेन ने अचानक हमला बोल दिया। बाई चिल्लाया कि मैं बेगुनाह हूँ, मुझे छोड़ दो। अफसर चेन बोले कि यह बस एक परख थी, सावधानी बरतना मेरी मजबूरी है। चेन ने अचानक तलवार चलाई और विद्वान को बीच से काट दिया, पर उसका कटा शरीर अजीब तरह से छटपटाने लगा और अगले ही पल खौफनाक नजारा दिखा। एक सिपाही की गर्दन से मांस का गोला निकला और वो विद्वान उसी के शरीर से बाहर आ गया। वो बोला, अफसर चेन, आपने मेरी पहचान बहुत जल्दी पकड़ ली। मरे हुए बंदे को फिर जिंदा देखकर सब सहम गए। अफसर चेन ने तुरंत अपने साथियों को सतर्क किया कि सावधान रहो, यह कोई सामान्य इंसान नहीं है। उस दानव ने कपड़े बदले और हंसते हुए बोला, जब पोल खुल ही गई है तो किसी को जिंदा नहीं छोड़ूंगा, और उसने एक सिपाही पर सीधा हमला कर दिया। सिपाही ने डरकर फिर तलवार चला दी और दानव 2 टुकड़ों में कट गया। जमीन पर 2 लाशें देखकर सब हैरान थे कि यह शैतान इतना कमजोर कैसे है। अफसर चेन ने चिल्लाकर कहा, सब दूर रहो, ऐसे शैतान इतनी आसानी से नहीं मरते, मामला इतना सीधा नहीं हो सकता। चेन को शक था कि वो जानबूझकर कटा है, क्योंकि ऐसे जीव कभी खत्म नहीं होते। चेन ने कहा, जब वो वापस आए तो पीछे हट जाना, मैं निपटूंगा। पर काफी देर तक सन्नाटा छाया रहा। जूचो बोला कि साहब वो प्रकट नहीं हुआ। चेन समझ गया कि वो बेवकूफ बनाकर भाग चुका है। उसने फौरन ली चांगशो और चिन को खबर भेजने और पूरे शहर में नाकेबंदी का हुक्म दे दिया। उधर गुफा में मेरी साधना जारी थी। मेरी नसों में ऊर्जा तेजी से बह रही थी। फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट स्तर तक पहुंचना मेरे लिए बच्चों का खेल था, पर तभी अचानक संकट आ गया। मेरे अंदर ताई चिंग अमर गुरु की आत्मा छटपटाने लगी। उसे पता था कि मेरे ब्रेक थ्रू करते ही वो खत्म हो जाएगा, पर मैं भी तैयार था। मैंने 9 आसमान स्पिरिट एरे चालू कर दिया, जो आत्माओं को मिटाने में माहिर है। ताई चिंग की बची कुची शक्ति धीरे धीरे उस एरे में समाने लगी। यह मेरी साधना का सबसे नाजुक पल था। अगर किसी ने बाधा डाली तो ब्रेक थ्रू नाकाम हो जाएगा। मुझे उम्मीद थी कि वो भाई बहन किसी को अंदर नहीं आने देंगे। शेन शियाओ लिंग बाहर पहरा दे रही थी। तभी मकान मालिक अधमका और पूछने लगा कि तुम्हारा भाई अब तक बाहर क्यों नहीं आया। मालिक को बर्तन पकाने का बड़ा ऑर्डर मिला था, इसलिए उसने गुफा खाली करने को कहा। शियाओ लिंग घबरा गई और बोली कि कल ही तो बात तय हुई थी। मालिक जिद पर अड़ा था कि मुझे काम शुरू करना है। वो खुद अंदर जाने लगा तो शियाओ लिंग चिल्लाई कि आप अंदर बिल्कुल नहीं जा सकते। मालिक ने अपने आदमियों से दरवाजा तोड़ने को कहा।
शियाओ लिंग रोती रही कि मेरे भाई ने मना किया है, पर उन्होंने पैसे वापस फेंक कर धक्का दे दिया। मजदूर बोले कि अंदर बंद लड़का अजीब है। जैसे ही वे दरवाजा खोलने बढ़े, शियाओ लिंग ने उन पर मिट्टी का मटका फेंक मारा और रोकने लगी। मालिक भड़क गया और उसके हाथ तोड़ने को कहा। शियाओ लिंग चिल्लाई, हिम्मत मत करना, मेरे बड़े भाई एक अमर साधु हैं, काम बिगाड़ा तो अंजाम बुरा होगा। मजदूर डर गए कि क्या सच में वो साधु हैं, पर मालिक बोला, यह सब बकवास है, इस देहाती लड़की का भाई कोई साधु नहीं हो सकता, मारो इसे। मजदूरों के कहने पर मालिक थोड़ा झिझका। उसने कहा कि ठीक है, मैं एक दिन की मोहलत देता हूँ, कल तक गुफा खाली हो जानी चाहिए। शियाओ लिंग ने राहत की सांस ली। उधर शेन शियाओ तियान बचाए जाने के बाद भी बाहर घूम रहा था। उसने देखा कि आज शहर में बहुत सिपाही फैले हैं। तभी वो एक सिपाही से टकरा गया, जिसने उसे डांटकर घर जाने को कहा। शियाओ तियान भाग निकला। तभी ली चांगशो वहां आया और अफसर से बात करने लगा। ली चांगशो ने कहा कि पूरा शहर छान मारा है, शायद वो शैतान शहर से भाग गया है। वो राक्षस बहुत चालाक और अजीब शक्तियों वाला था। ली चांगशो ने अफसर चेन की तारीफ की कि आपने एक ही दिन में उसे ढूंढ लिया, पर चेन बोला कि अगर मैं ना ढूंढता तब भी वो खुद ही सामने आ जाता। चेन ने कहा कि उसका इस तरह भागना अजीब है, जरूर उसका कोई और मकसद है। ली चांगशो बोला कि शायद आप ज्यादा सोच रहे हैं। वे दोनों बातें करते रहे। दूसरी तरफ शहर के बाहर पहाड़ियों के बीच वो विद्वान रूपी दानव अपनी साजिश शुरू करने जा रहा था। घाटी में दानव मुस्कुराया, अब खेल शुरू करते हैं। जूचो ने गुफा से किंग गैस बहते देखी तो समझ गया कि अंदर ताई चिंग का साधु है। उसने दरवाजा तोड़ने का हुक्म दिया। शियाओ लिंग बेबस थी। तभी शियाओ तियान आया और जूचो पर घूंसा दे मारा, पर वो पीट गया। मेरी साधना की किंग गैस की महक से ली चांगशो भी तुरंत वहां पहुंच गया। दोनों बच्चे साधु को बचा रहे थे। ली चांगशो को लगा ये बहके हुए हैं। उसे लगा कि जब तक ये साधु का असली क्रूर रूप नहीं देखेंगे नहीं मानेंगे। जैसे ही वे बच्चों पर वार करने लगे, धमाके के साथ गुफा फट गई। मेरी नीली तलवार सीधा ली चांगशो की तरफ झपटी। उसने हटकर जान बचाई, पर तलवार की धार से उसका शरीर छिल गया। मैंने घायल शियाओलिंग को संभाला और ली चांगशो से बोला, तुम अब भी मुझे दुष्ट समझ रहे हो। शियाओलिंग की वजह से मेरा ब्रेक थ्रू पूरा हो चुका था। मैंने शियाओ तियान से बहन को होटल ले जाने को कहा। ली चांगशो चिल्लाया कि तुम्हारे शरीर की किंग गैस ही तुम्हारा सच बयां कर रही है। जब बातें बेकार साबित हुई तो मैंने अपनी तलवारों का जाल बिछाकर उस पर हमला बोल दिया। ढेरों नीली तलवारें ली चांगशो की ओर तेजी से झपटी। ली चांगशो ने आत्माओं की ढाल बनाकर बचाव किया, पर मैंने पलक झपकते ही उसके पीछे पहुंचकर जोरदार घूंसा जड़ दिया। वो दूर दीवार से जा टकराया। मैंने उससे पूछा, बेवजह जुल्म सहना कैसा लगता है? फिर मैंने अपनी तलवारें उसकी तरफ मोड़ दी। ली चांगशो ने गुस्से में चिल्लाकर अपनी आत्मा की ड्रैगन तकनीक का इस्तेमाल किया। चारों तरफ काला धुआं फैल गया और मेरी चेतना कट गई। वो काली आत्माएं थीं। ली चांगशो बोला कि ऐसी नीली तलवार वाली तकनीक मैंने पहली बार देखी है। उसने कहा कि यह तकनीक अनोखी है, पर मेरे सामने टिक नहीं पाएगी। इसके बाद ढेरों काली आत्माएं मेरी तरफ लपकी तो मैंने तलवारों से हमला किया, पर ये आत्माएं कटने के बाद भी तुरंत जुड़ जाती थीं। यह देखकर मैंने आत्माओं को छोड़कर सीधे ली चांगशो के असली शरीर पर हमला बोल दिया। मेरी तलवार टकराकर रुक गई। वो हंसकर बोला कि इस जाल में तुम मुझे छू भी नहीं सकते। मैंने कहा कि पर तुम्हारी ये आत्माएं भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। वो बोला, ये पवित्र आत्माएं हैं, लियूझो शहर में इनकी तादाद बढ़ती रहेगी। तुम इस जाल में कब तक बचोगे? मैंने भागना छोड़कर सीधे उस काली आत्मा पर घूंसा मारा, पर छुते ही वो जहर की तरह मेरे पूरे शरीर पर फैलने लगी। ली चांगशो मुस्कुराया। वो बोला, इंसानी शरीर अमर आत्माओं का असर बर्दाश्त नहीं कर सकता, अब तुम्हारा खत्म होना तय है। जब वो जश्न मना रहा था, मैं उसके ठीक पीछे पहुंच चुका था। मैंने कहा, आखिरकार पकड़ में आ गए, और एक जोरदार लात उसकी पीठ पर मार दी। जैसे ही वो गिरा, मैंने अपनी तलवार उसकी गर्दन पर रख दी। मैंने कहा, हिलना मत, तुम्हारी आत्माएं शक्तिशाली हैं, पर तुम्हारा शरीर बेहद कमजोर है। वो हैरान था कि मैं उसके पीछे से ऐसे आया। दरअसल काली आत्माओं में फंसा शरीर मेरा हरा नकली पुतला था। ली चांगशो समझ गया कि वो धोखा खा गया। मैंने उससे कहा कि तियान लैन संप्रदाय की यह विद्या देखकर भी तुम मुझे दुष्ट समझते हो? तभी अचानक मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। छत पर खड़ी औरत मंत्र फूंक रही थी। मेरे दिमाग में भयानक यादें उभरने लगी। तभी मुझे अपने पुराने गुरु की आवाज सुनाई दी, जो बहुत डरावनी थी। गुरु की आवाज ने मुझे अतीत के डर में धकेल दिया। अधिकारी चिन नीचे उतरी। उसकी जादूगरी इंसान को उसके सबसे गहरे डर के वहम में फंसा देती थी। इस मायाजाल में फंसकर कोई भी इंसान या साधु पागल हो सकता था। अगर समय पर होश न आए तो मौत पक्की थी। पर अगले ही पल मेरी तलवार दीवार चीरकर उस पर झपटी। चिन घबरा गई कि मैंने इतनी आसानी से मायाजाल तोड़ दिया। मैंने कहा, तुमने मेरा मूड खराब कर दिया। मैंने चेतावनी दी कि जादू हटाओ वरना जान से हाथ धो बैठोगी। मेरी मजबूत दिमागी ताकत देखकर चिन समझ गई कि साधारण मायाजाल मुझ पर असर नहीं करेगा। उसने अपना सबसे खतरनाक जादू चलाया।
नीली रोशनी ने मुझे घेर लिया, पर अगले ही पल मैंने उस रोशनी को फाड़ डाला। चिन बुरी तरह डर गई। उसका जादू पूरी तरह नाकाम रहा। मेरा गुस्सा बढ़ चुका था। मैंने कहा, मैं तुम्हें सिर्फ सबक सिखाना चाहता था, पर तुम सुधरने वाले नहीं हो। मैंने ढेरों तलवारें उसकी तरफ चला दी। वो बच तो रही थी, पर हैरान थी कि मायाजाल के हमले के बाद भी मैं इतनी ताकत से हमला कैसे कर पा रहा हूँ। मेरी दिमागी ताकत उसकी सोच से परे थी। जब वो हैरान खड़ी थी, तभी मेरा नकली रूप उसके पीछे पहुंच चुका था और उसने चिन को दबोच लिया। तभी अफसर चेन वहां पहुंचा और बोला कि यह सब गलतफहमी है, कृपया शांत हो जाइए। उसने तुरंत चिन से मेरा जादू हटाने को कहा। चेन ने हाथ जोड़कर माफी मांगी। इस अनजान दुनिया में दुश्मन बनाने से बेहतर दोस्त बनाना था, इसलिए मैंने भी हाथ रोक लिया। माहौल शांत होने के बाद मैं होटल गया और शियाओ तियान को दवाई देकर बहन का इलाज करने को कहा। फिर मैं इस दुनिया की जानकारी जुटाने निकल पड़ा। शहर के बाहर मैंने उस नन्ही प्रेत आत्मा यी को पुकारा। वो खुशी से उछलती हुई मेरे पास आई। अजीब बात थी कि वो मुझे नुकसान पहुंचाने के बजाय प्यार करती थी। हम एक गुफा में गए। मैंने उससे पूछा कि क्या तुम मुझे आसपास की जादुई चीजों का पता बता सकती हो। मैंने उसे समझाया कि साधना के लिए कुदरत की खास चीजों की जरूरत होती है ताकि अपनी शक्ति को छुपाया जा सके। ऐसी चीजें दुनिया के कुदरती खजाने का हिस्सा होती हैं। मेरी बात सुनकर यी खुशी से नाचने लगी। वो समझ गई थी। उसने हवा में 2 नाम लिखे, पहला चौ नगर और दूसरा जेन गुइसी। किस्मत से मेरी जरूरत की चीजें इन्हीं 2 जगहों पर थीं। किंग गैस से मेरी साधना बहुत तेज हो रही थी। मुझे फाउंडेशन स्तर तक पहुंचने में बस 5 दिन लगे। 1 महीने में मैं अपने चरम पर पहुंच जाऊंगा। मुझे अगले स्तर की तैयारी करनी थी। मैंने यी को गुफा के बाहर पहरा देने को कहा और अपनी अंदरूनी शक्तियों की जांच करने लगा। ताई चिंग की बची हुई इच्छा के अलावा सब ठीक था, पर मुझे ताज्जुब था कि लड़ाई के दौरान मेरे हाथों अपने आप ताई चिंग का जादू कैसे इस्तेमाल हो गया। यह सामान्य नहीं था। शरीर में कोई कमी नहीं थी, तो क्या समस्या मेरी आत्मा में थी? मेरी यादों के मुताबिक आत्मा को जांचने की बस 3 ही महान तकनीकें थीं, पर उन तकनीकों को हासिल करना और उन पर महारत पाना बेहद मुश्किल और पेचीदा काम था। अपनी ऊर्जा की जांच करने के बाद अब मैं हनयुआन जिनझेंग की साधना कर सकता हूँ। यह दुष्ट ऊर्जा कुदरती होती है, पता नहीं इस दुनिया में है या नहीं। बाद में उस जल गोले से पूछूंगा। मेरी साधना भी आगे बढ़ी है। मेरी जेड कला अब दूसरे स्तर पर है, जिससे मैं जेड स्वॉर्ड और जेड क्लोन का इस्तेमाल कर सकता हूँ। स्वॉर्ड आर्ट सामान्य है, पर क्लोन जान बचाने का बेहतरीन जरिया है और आज की लड़ाई के लिए सही चुनाव था। यह सही फैसला था, पर इस दुनिया का सिस्टम अजीब है। बिना जाने खतरा हो सकता है, इसलिए आज रात मुझे अपनी ऊर्जा छिपाने की तकनीक सीखनी होगी। तभी मुझे बैग में रखी 3 चीजों का ख्याल आया। ये 3 हथियार शरीर के अंगों से बने थे। वो बूढ़ा साधु बहुत अजीब था। अगर उस दिन मैं इन्हें न लेता तो वो मुझ पर हमला कर देता। समझ नहीं आया कि वो मुझे ये जबरदस्ती क्यों थमा रहा था। मैंने इन्हें फेंकने का सोचा था, पर जांच में कोई गड़बड़ नहीं मिली। अभी मेरे पास ज्यादा रास्ते नहीं हैं और 9 आसमान स्पिरिट एरे जैसी तकनीकों के लिए कम से कम 16 उड़ने वाली तलवारें चाहिए। इसलिए मैंने शहर से खरीदे लोहे से 3 हथियार ढालने का सोचा। दूसरी तरफ विद्वान और 2 भयानक जीव लियू झोउ शहर के पास पहुंच रहे थे। उनमें से एक काला साया था, जिसका चेहरा नहीं दिख रहा था। विद्वान ने अपने सीने के काले छेद से एक काली चीज निकाली जो तेजी से जुड़ने लगी। यह देख आत्मा समझ गई और बोली, क्या तुम इस चीज को जिंदा करना चाहते हो? विद्वान चौंका और बोला, मुझे लगा तुम्हें कोई परवाह नहीं। आत्मा ने चेतावनी दी, अगर यह जिंदा हो गया तो हम इसे संभाल नहीं पाएंगे और इसका हमारे मकसद से क्या लेना देना। विद्वान ने कहा, यह बहुत जरूरी है, सब मालिक के स्वागत के लिए है। वहीं सरकारी दफ्तर में जूचो कैप्टन चेन से ली चांगशो की शिकायत कर रहा था कि वो बहुत कमीना है। कैप्टन ने कहा, तुम्हें गलतफहमी हुई है। जूचो बोला, उसने एक आम लड़की को मारने की कोशिश की। कैप्टन ने आह भरी, ली चांगसो जो कर रहे हैं शहर के भले के लिए है। सिटी गॉड साधु चेंग देश के आम लोगों में से चुने जाते हैं। यह ताकत पाने के लिए भारी कुर्बानी देनी पड़ती है, क्योंकि वे अपनी जान देकर लियू झोउ शहर की रक्षा करते हैं। वे ताकत पाते हैं, पर उन्हें अपने शरीर में आत्मा को पालना पड़ता है, जिससे उन्हें लगातार दर्द सहना पड़ता है। कोई भी 10 साल से ज्यादा नहीं जीता। यह सुनकर जूचो हैरान रह गया। ली चांगसो ने इतना बड़ा त्याग किया था। अगले दिन कैप्टन चेन सराय में मुझसे मिले। वे गलतफहमी दूर करके मुझे घोस्ट हंटिंग ब्यूरो में बुलाने आए थे। मैंने मना करना चाहा, क्योंकि मेरे अनुभव के अनुसार बड़े लोग आसानी से अच्छे मौके नहीं देते। इस ब्यूरो में जरूर कोई खास जिम्मेदारी या खतरा होगा, तभी ये बाहर के लोगों को इतनी आसानी से ले रहे हैं। कैप्टन चेन ने झिझकते हुए कहा, यहाँ हर महीने कम से कम एक मिशन करना पड़ता है और दिए गए मिशन से इनकार नहीं कर सकते। आजादी भले कम है, पर इनाम भी बहुत बड़े मिलते हैं। मिशन पूरे करने पर पॉइंट्स मिलते हैं, जिनसे अनोखी चीजें ली जा सकती हैं। सबसे खास है बीस्ट सोल पिल, जो उम्र बढ़ाती है। अगर ताकत हो तो अमर होना भी मुमकिन है। इसके अलावा मरे हुए को जिंदा करने जैसी तकनीकें भी हैं।
पॉइंट्स हों तो कुछ भी मिल सकता है। मैं सोचने लगा, उम्र बढ़ाने वाली ऐसी गोलियों के लिए तो बड़े बड़े साधु तरसते हैं, और यहाँ ये छोटे साधुओं को मिल रही हैं। मुझे इस दुनिया की ज्यादा समझ नहीं है, तो ब्यूरो से जुड़ना बुरा विकल्प नहीं था। मैंने कहा, कैप्टन, नया बंदा लाने का इनाम तो अच्छा मिलता होगा। कैप्टन ने हाथ हिलाकर कहा, भाई ऐसा मत कहिए, आपकी जैसी ताकत वाला बंदा आए तो लोगों का भला होगा। और हाँ, मुझे साधु मत कहिए, मैं आम इंसान हूँ। इस तलवार की वजह से ही मुझे ब्यूरो में जगह मिली और आपसे बात करने के लायक बना हूँ। उनकी बात सुनकर मैं हैरान रह गया। क्या यह तलवार ही शैतानी जीव है? इस दुनिया के जीवों में इतना फर्क क्यों है? तभी नीचे से चीखने की आवाजें आने लगी। शहर के बच्चे बीमार होकर दरिंदे बन रहे थे और अपनों पर ही हमला कर रहे थे। एक बच्चा बूढ़ी औरत पर चिल्लाया, पर कैप्टन चेन ने ऐन मौके पर उसे रोक लिया। वहीं दूसरी तरफ विद्वान मुस्कुरा रहा था। उसने उस जीव को एक लाल पट्टी दी। पट्टी जैसे ही जीव में समाई, उसके पूरे शरीर पर बड़ी बड़ी आंखें उगाईं। वहीं दूसरी तरफ जिस बच्चे को कैप्टन चेन ने रोका था, उसके हाथ पैर अजीब तरह से लंबे होने लगे और मुंह में लाल आंखें उगाईं। सब देखकर डर गए। उस बच्चे ने अपनी मां को पकड़ा और मुंह की आंख से उसे चूसने लगा। पल भर में औरत सूख कर कंकाल बन गई। उधर शेन शियाओ तियान खाना लेने निकला था। उसने देखा कि गुंडों ने उस बूढ़े भिखारी को बाहर फेंक दिया और कहा, पैसे वापस चाहिए, सपने मत देख। ब्लैक ड्रैगन गैंग से मदद की उम्मीद बेकार थी। यह पैसा तेरी जान की कीमत है, दोबारा मत दिखना। शियाओ तियान उसे लेकर भागा। गुंडे पीछे भागे, पर शियाओ तियान भिखारी को लेकर एक गली में छिप गया। तब पता चला कि उस गंजे ने भिखारी से 400 चांदी के सिक्के ठग लिए थे। 5 साल पहले उसके गांव पर शैतान ने हमला किया था। पूरे गांव में सिर्फ वही बचा था। वो मदद मांगने ल्यूजो आया, पर किसी ने मदद नहीं की। वो अपने लोगों की लाशें उठाने जाना चाहता था, पर अफसरों ने रास्ता बंद कर दिया था। फिर ब्लैक ड्रैगन गैंग ने 400 सिक्कों में मदद का वादा किया। बातें कर ही रहे थे कि गुंडों ने उन्हें ढूंढ निकाला। उधर औरत को चूसने के बाद बच्चे के मुंह की आंख और बड़ी हो गई। वो दूसरों पर झपटा। खतरे को समझते ही कैप्टन चेन और मैंने तुरंत अपनी आंखें बंद कर ली। 5 कदम की दूरी से कैप्टन चेन ने छलांग लगाई और उस शैतानी बच्चे के 2 टुकड़े कर दिए। बच्चों के शरीर कमजोर थे, बस उनके मुंह की आंख से बचना था। पर समझ नहीं आया कि शहर के सारे बच्चे अचानक ऐसे कैसे हो गए। तभी और बच्चे आ गए, पर ली चांगशो एन मौके पर आ पहुंचा। ली चांगशो ने कहा, कैप्टन, ये बच्चे बहुत तेजी से मार रहे हैं। इनकी आंखों से बचना मुश्किल है। इन्हें रोकना नामुमकिन है। सबको खत्म करना होगा। हमें असली गुनहगार मिस्टर बाई को ढूंढना ही पड़ेगा। कैप्टन ने कहा, वो जीव शहर में नहीं है, उसे ढूंढना मुश्किल है। पहले शहर के हालात संभालते हैं। तभी मैंने कहा, जिसे तुम ढूंढ रहे हो वो उस दिशा में है। इतना कहकर मैं जाने लगा तो कैप्टन बोले, रुकिए, यह बड़ा मिशन है, बहुत पॉइंट्स मिलेंगे। अगर आप ब्यूरो में न भी आए तो भी मैं अपने हिस्से के 10-20 सोल पिल आपको दूंगा। मैंने बहाना बनाया। होश में आने के बाद इन कुछ दिनों में मेरे पिछले जन्म से ज्यादा मुसीबतें आ चुकी थीं। खास चीजें मिली नहीं और ये सब हो गया। खतरा मोल नहीं ले सकता। ब्यूरो का इरादा छोड़कर शियाओ लिंग को लेकर निकलना ही ठीक है। तभी बच्चों के शरीर से एक अजीब गैस निकली, जिसे देखकर मैं चौंक गया। यह किंग गैस थी। तभी क्यून शेंगनान भी वहां पहुंच गई। उसने पूछा, क्या यह भी साथ चलेगा? कैप्टन ने कहा, नहीं, यह व्यस्त है। कैप्टन की बात पूरी होती इससे पहले मैंने टोक दिया, मैं भी चलूंगा, बस मुझे बच्चों को सुरक्षित जगह छोड़ने दो। ली चांगशो बोला, जरूरत नहीं, तुरंत निकलो, मैं उन बच्चों को देख लूंगा। मेरा क्लोन जा रहा है। मैंने गंभीर होकर पूछा, क्या तुम उनकी सुरक्षा की गारंटी दे सकते हो? उधर शियाओ तियान और भिखारी को गुंडों ने पकड़ लिया था। जब शियाओ तियान का गला घोंटा जा रहा था, तभी वहां शैतानी बच्चे आ पहुंचे। एक गुंडे का खून चूसकर कंकाल बना दिया गया। डर के मारे सब एक घर में छिप गए। गंजा चिल्लाया, शहर में यह क्या हो रहा है? मेरे बंदे भाग गए, यहाँ रुकना ठीक नहीं। उसने शियाओ तियान की गर्दन पर तलवार रखी और भिखारी से कहा, बाहर जाकर उन शैतानों का ध्यान भटका, वरना इसे मार डालूंगा। शियाओ तियान ने मना किया, पर भिखारी ने फैसला कर लिया था और बाहर जाने को तैयार हो गया। उसने कहा, इस बच्चे को शहर से बाहर ले जाना होगा। गंजे के हाँ कहते ही वो बाहर भागा और शैतान उसके पीछे पड़ गए। गंजा शियाओ तियान को लेकर भागा। भिखारी पकड़ा ही जाने वाला था कि शियाओ तियान चिल्लाया, ओए कायरो, इधर देखो, तुम्हारा बाप यहाँ है। शैतान उसकी तरफ मुड़ गए। जब उसे लगा कि वो मरेगा, तभी ली चांगशो ने आकर शैतानों को मार गिराया और बोला, बड़ी मुश्किल से मिला, तू तो बहुत बड़ा सिरदर्द है। ली चांगशो ने कहा, तेरी बहन इंतजार कर रही है, जा। इतना कहकर वो चला गया। पर खतरा टला नहीं था। गंजा गुंडा चिल्लाया, तूने मुझे मरवाने की कोशिश की। उसने वार किया, पर भिखारी बीच में आ गया। भिखारी की मौत से शियाओ तियान का आपा खो गया। उसने अपने हाथ पर काटा और काले धुएं का फवारा फूट पड़ा। गंजा चौंक गया। उसने देखा कि मरा हुआ भिखारी खड़ा था।
शियाओ तियान की कटी उंगली से लाल धुआं निकल रहा था, जिससे वो भिखारी को वश में कर रहा था। भिखारी बोला, मालिक मैं इसे ले आया। ली चांगसो यह सब देखकर हैरान रह गया। उसने पूछा, क्या तुमने ताओ फ्रूट का रास्ता पा लिया? उधर बच्चों से निकली सारी ऊर्जा एक जगह इकट्ठा हो रही थी। आत्मा ने विद्वान से पूछा, क्या यह जिंदा नहीं हो जाएगा? विद्वान बोला, शांत रहो, सिर्फ 2000 बच्चे प्रभावित हैं। आत्मा बोली, तो इसका क्या फायदा? तभी विद्वान पर हमला हुआ। पेड़ के 2 टुकड़े हो गए। आत्मा बच निकली। हमला करने वाले हम ही थे और मैंने पहचान लिया कि ये वही शैतान थे जो एप्रिकॉट ब्लॉसम विलेज में मिले थे। कैप्टन बोले, नीचे वो क्या है? क्यून शेंगनान ने कहा, आंखें बंद कर लो, उसकी किसी भी आंख में मत देखना। कैप्टन ने पूछा, क्या तुम इसे जानती हो? उसने कहा, यह शैतान नहीं, अर्थ इमॉर्टल है। यह सुनकर हम हैरान रह गए। उसने बताया कि यह पुरानी किताबों में दर्ज है। यह प्राचीन प्राणी तांबे जैसा लाल है। 1000 साल पहले तबाही मचाने पर एक राजा ने इसे दबा दिया था। उसके टुकड़ों को हर तरफ दबा दिया गया था। लगता है इन शैतानों ने सब टुकड़े जोड़कर इसे जिंदा करने की साजिश की है। तभी आत्मा ने घायल विद्वान से कहा, तुम बेकार हो, शैतान होकर भी इंसान जितने कमजोर हो। विद्वान दर्द से करहा उठा। विद्वान बोला, ये यहाँ कैसे पहुंचे? इन्हें रोको, क्योंकि ये अमर होते हैं। कैप्टन ने इन्हें सिर्फ बांधने का सोचा, पर तभी आत्मा ने विद्वान की गर्दन ही उड़ा दी। सब सन्न रह गए। आत्मा बोली, मुझे चक्कर में नहीं पड़ना, अलविदा, और वो गायब हो गई। कैप्टन उसकी चालाकी देखकर दंग रह गए। क्यून शेंगनान ने सिग्नल जलाकर कहा, जो भाग गए उनका पीछा करने की जरूरत नहीं, मदद आती ही होगी। यह प्राणी हमारी पहुंच से बाहर है। शहर वापस चलो और ली चांगशो को खबर दो। भले ही मैं इसे देख नहीं पा रहा था, पर मेरी चेतना में यह साफ दिख रहा था। उसकी सूंड में लिपटी अंगूठी में वही ऊर्जा भरी थी जिससे बच्चों को शैतान बनाया जा रहा था। वे बोले, शहर चलो। उनकी घबराहट से लग रहा था कि यह प्राणी बेहद खतरनाक है, खतरा नहीं लेना चाहिए। पर तभी नीचे लाल रोशनी चमक उठी। दूर जंगलों में एक नकाबपोश ने वो सिग्नल देख लिया। वो बोला, 80 मील दूर है, चलता हूँ। उधर उस राक्षस ने हमारा रास्ता रोक लिया। कैप्टन चिल्लाए। मैंने आंखें मिला ली। शेंगनान बोली, सब दूर रहो और हमला मत करो। तभी राक्षस के शरीर से एक बच्ची निकली। उसकी शक्ल देखते ही कैप्टन की आंखें फटी रह गईं, क्योंकि बच्ची ने पुकारा, पापा। कैप्टन आपा खो बैठे और चिल्लाए, मुझे वहां ले चलो, वो मेरी बेटी है। इससे पहले कि मैं कुछ कहता, वो बच्ची राक्षस से अलग हुई और कैप्टन उसकी तरफ लपके। क्यून शेंगनान रोक न सकी। जैसे ही वे बच्ची को छूने वाले थे, बच्ची का शरीर फूलने लगा। मैंने तेजी से छलांग लगाकर कैप्टन को पीछे खींच लिया। कैप्टन गुस्से से पागल हो गए। तेरी यह हिम्मत कि मेरी बेटी का रूप ले। उन्होंने अपनी तलवार कसकर पकड़ ली और वो भयानक रूप लेने लगी। तलवार 10 मीटर लंबी हो गई और कैप्टन ने जोरदार वार किया, पर राक्षस को कुछ नहीं हुआ, बल्कि उनकी तलवार ही टूट गई। कैप्टन हक्के बक्के रह गए। मैंने तुरंत उन्हें पकड़ा और वहां से भागा, पर राक्षस ने फिर हमारा रास्ता रोक लिया। मैंने उड़ने वाली तलवारें चलाईं, पर उसने सब बेकार कर दी। अब उसकी सूंड हमारी तरफ बढ़ रही थी। मजबूरन मुझे अपना सबसे घातक हथियार निकालना पड़ा। फिर भी वो उस अर्थ इमॉर्टल को जरा भी रोक नहीं पाया। उसके सारे ड्रम ब्लेड्स टूटकर बिखर गए। मैंने साफ कहा, ये सेंसर टाइप मॉन्स्टर है। हमला करते ही ये लाल रोशनी से काउंटर करेगा, बचकर रहना। सबको समझ आ गया था कि ये हमें जाने नहीं देगा। तभी अचानक एक काली परछाई कैप्टन चेन के पास आ रुकी। कैप्टन ने पूछा, तुम कौन हो? उसने कहा, मैं जेनगुई अफसर वांग यू हूँ। क्या तुम नाइफ डेमन चेन हो? वांग यू का नाम सुनते ही कैप्टन चेन खुश हो गए। बोले, हाँ, हमने ही मदद मांगी थी, अब हम सब बच जाएंगे। पर वांग यू की अगली बात सुनकर सब हैरान रह गए। उसने कहा, मदद करने के 1000 पॉइंट्स लगेंगे। कैप्टन बोले, 1000 बहुत ज्यादा हैं। वांग यू ने कहा, बिना पॉइंट्स में अपनी जान खतरे में क्यों डालूं? वांग यू जाने ही वाला था कि तभी उस अर्थ इमॉर्टल के शरीर में एक अजीब सा बदलाव होने लगा। वहां उसकी मरी हुई मां की शक्ल बनकर उभरी, पर वांग यू ने एक ही झटके में उस नकली रूप को चीर दिया। वांग यू गर्जा, मेरी मां ही मेरी सब कुछ थी, तुम उनके रूप से मेरा दिमाग भटकाने की कोशिश कर रहे हो। कैप्टन चेन चिल्लाए, पीछे हटो। पर तभी उस नकली शरीर में एक बहुत जोरदार धमाका हो गया। वांग यू ने तुरंत अपना हाथ काट दिया। वो समझ गया इसे सीधा छूना इन्फेक्शन फैलाता है। फिर उसने कैप्टन को देखा। अफवाह थी कि वांग यू एक भूत के साथ फ्यूज हो चुका है, इसलिए उसका शरीर ऐसा विकृत हो गया है। वो मिशन का दीवाना था। उसकी पावर फर्स्ट क्लास ग्रेड की थी। शायद वो हमें बचा सकता था। वांग यू ने सीने पर एनर्जी बॉल बनाई। उनके लड़ते ही मैंने कैप्टन के साथ वहां से निकलने का फैसला किया, क्योंकि ये फाइट हमारे बस की नहीं थी। वांग यू का अटैक सीधे अर्थ इमॉर्टल को लगा। हम लियूजो शहर से दूर भागने लगे। दुश्मन का लॉक तोड़ना जरूरी था। भागते हुए मैंने क्यून शेंगनान से उस राक्षस के बारे में पूछा। शेंगनान ने सिर हिलाया। किताबों में सिशिंग लाओलाओ के अलावा कुछ नहीं लिखा।
दूर रहना ही सही है। कैप्टन बोले, वो राक्षस अभी नया नया जागा है, वांग यू उसे हरा देगा। तभी पीछे से वांग यू की चीख सुनाई दी, हटो सामने से। वांग यू गुस्से में था। वो बोला, तुमने मुझसे सच छिपाया, वो कोई आम मॉन्स्टर नहीं है। मैं अब इसमें नहीं पड़ूंगा, जिंदा बचे तो हिसाब करूंगा। लेकिन तभी अर्थ इमॉर्टल ने उसे घेर लिया। वांग यू चिल्लाया, तू मेरे पीछे ही पड़ गया, तुझे क्या लगा मैं तुझसे डरता हूँ? अब देख मेरा असली रूप। उसके शरीर से बिजली कड़कने लगी। उसने अपनी सबसे खतरनाक अल्टीमेट स्किल चार्ज कर ली। कैप्टन चिल्लाए, ये क्या कर रहे हो? हम भी यही हैं। पर वांग यू बोला, ये पूरे एरिया को तबाह कर देगा, बदकिस्मती समझो अपनी। वांग यू ने वो विशाल लाइट बॉल अर्थ इमॉर्टल पर दे मारी, पर जो हुआ वो हैरान करने वाला था। राक्षस की टेंटिकल ने उसका अटैक चीर दिया। वांग यू खत्म हो गया और भागते हुए एक टेंटिकल मेरे चेहरे को भी छूकर निकल गई। मेरे जख्म पर राक्षस की आंख उभरी और गायब हो गई। शेंगनान ने पूछा, तुम ठीक हो? मैंने कहा, बस जरा सी खरोंच है। अब वो राक्षस हमारे सामने आ गया। मेरी आंखें उससे मिली और वो फिर से अपनी वही चाल चलने लगा। शेंगनान बोली, ये तुम्हारे खास इंसान को कॉपी कर रहा है। उसका रूप देखकर मैं दंग रह गया। सामने मेरी मास्टर खड़ी थी। वो समझ नहीं पाई कि कहाँ है, पर मैंने बिना देर किए अपनी फ्लाइंग स्वॉर्ड्स चालू कर दी। मेरी तलवारें उस पर बरसीं, पर वो मुस्कुराते हुए सब चकमा देकर पलक झपकते ही मेरे बिल्कुल सामने आ खड़ी हुई। वो बोली, मुझे तुम मिल ही गए। उसकी तूफानी स्पीड देखकर क्यून शेंगनान के होश उड़ गए, पर उसने तुरंत एक्शन लिया। उसने उस औरत पर अपनी स्पेशल आर्ट्स इस्तेमाल कर दी ताकि वो मेरे करीब ना आ सके। शेंगनान को लगा वो उसे अपना गुलाम बना लेगी, पर वो औरत तो टस से मस नहीं हुई। उसने बस शेंगनान को घूरा और इतने में ही शेंगनान बुरी तरह जख्मी होकर गिर पड़ी। शेंगनान समझ नहीं पाई कि उसका अटैक उल्टा उस पर भारी कैसे पड़ा। तभी मेरी मास्टर उसके पीछे पहुंच गई। इससे पहले कि वो हमला करती, मैंने अपने ड्रम ब्लेड से मास्टर का वार रोका। मेरा ब्लेड और क्लोन दोनों तबाह हो गए, पर मैं असली शरीर से शेंगनान को बचा लाया। हम सेफ जगह पहुंचे तो शेंगनान हक्की बक्की होकर मुझे देखने लगी। उसने कहा, शुक्रिया। तभी मेरी मास्टर उड़ती हुई आई और बोली, मैं सालों से तुम्हें ढूंढ रही थी, पर तुम दूसरी औरत को गोद में लिए हो। ये कौन है? उसका पागलपन देखकर शेंगनान डर गई। उसने पूछा, ये कौन है? मैंने कहा, ये मेरी पुरानी पहचान की है, तुम्हें बीच में नहीं पड़ना चाहिए था। वो सीरियस होती तो मैं तुम्हें बचा नहीं पाता। मेरी प्लानिंग थी कि उसे पास आने दूं। वो उस अर्थ इमॉर्टल से भी खतरनाक है। तभी मास्टर चिल्लाई, इसे छोड़ो वरना मैं इसे मार डालूंगी। मैंने तुरंत झुककर उसका वार बचाया। मास्टर पागलों की तरह चीखी, तुम इसे बचा रहे हो? तुमने तो कहा था सिर्फ मुझे गले लगाओगे। अगले ही पल मैंने आगे बढ़कर मास्टर को गले लगा लिया और कहा, इतने साल भटकने के लिए माफ करना। वो शर्मा गई। वो बोली, मुझे कोई तकलीफ नहीं हुई। पर इससे पहले कि वो कुछ और कहती, मैंने उसे पीछे धक्का दे दिया और अचानक उसका शरीर फूलने लगा। बिल्कुल सही, राक्षस के बनाए ये पुतले पास बुलाकर फूलते हैं और फिर जोरदार धमाका करते हैं। वो गुब्बारे की तरह फूल गई और मैं दूर हट गया। पर तभी एक हैरान करने वाला ट्विस्ट आया। उसका शरीर वापस नॉर्मल होने लगा, धमाका हुआ ही नहीं। मास्टर समझ गई कि पीछे वाली आंख उसके साथ गंदी चाल चल रही थी। वो गुस्से से चिल्लाई, तेरी ये हिम्मत! अर्थ इमॉर्टल को खतरा महसूस हुआ। उसने तुरंत अपनी रेड बीम मास्टर की तरफ दाग दी। शेंगनान बोली, राक्षस समझ गया कि ये फटेगी नहीं, इसलिए अब उसे खत्म कर रहा है। पर मास्टर जरा भी नहीं डरी। उसने एक मुक्का मारा और सुनहरी लाइट बीम से सीधा काउंटर अटैक किया। एक ही वार में अर्थ इमॉर्टल के टुकड़े टुकड़े हो गए। शेंगनान की आंखें फटी की फटी रह गईं। वो सोच भी नहीं सकती थी कि राक्षस अपने ही बनाए पुतले से पिट जाएगा। अगर मैं उसे न बचाता तो वो मर चुकी होती। मास्टर ने ठंडी नजर से देखा, पर वो बिखरा हुआ राक्षस फिर से जुड़ने लगा। मास्टर ने हवा में हाथ भींचा और अर्थ इमॉर्टल का शरीर दोबारा मुट्ठी में भींचकर उड़ा दिया। कैप्टन सन रह गया। सब कांप उठे। एक ही झटके में सिशिंग लाओलाओ को उड़ा दिया। ये तो कम से कम टॉप ग्रेड पावर है। राक्षस को खत्म करके मास्टर खुशी खुशी मेरे पास आई और बोली, अब हमें कोई अलग नहीं कर सकता। पर तभी उंगलियों से उसका शरीर गायब होने लगा। वो घबरा गई, ये क्या हो रहा है? वो मुझे छूना चाहती थी, पर उसका हाथ मेरे आर पार निकल गया और वो हमेशा के लिए गायब हो गई। असल में वो सिशिंग लाओलाओ की वजह से वजूद में थी। राक्षस के तबाह होते ही वो भी मिट गई। दूसरी तरफ शेन शियाओ तियान ने अपनी उंगली की बलि देकर बूढ़े भिखारी को जिंदा कर दिया था। पर भिखारी अब बिना सोच समझ की कठपुतली बन चुका था, जो बस तियान को अपना मालिक मानता था। तियान बोला, तुम्हारे गांव चलते हैं, तुम्हें लाशें दफनानी थी ना। पर भिखारी का चेहरा बिल्कुल सपाट था। तभी शियाओ तियान को शांगचिंग आर्ट्स का साइड इफेक्ट महसूस हुआ।
उसकी उंगलियों में एक अजीब सी तड़प होने लगी। उसे अपनी ही उंगलियां चबाने की बेकाबू प्यास लग रही थी, जैसे रेगिस्तान में कोई प्यासा हो। उसने एक उंगली देकर भिखारी को बचाया था, पर यह असली जिंदगी नहीं, बस एक जिंदा लाश थी। जैनगुई ब्यूरो दो तरह के डेविल कल्टीवेटर्स को मानता था, एक ताइचिंग जो इंसानों से डाउ फ्रूट बनाते हैं और दूसरे शांगचिंग जो शरीर के अंगों का सौदा करते हैं। तियान समझ गया कि अब वो अपनी बहन शेन शियाओलिंग और मेरे साथ नहीं रह सकता। उसने कसम खाई कि ताकतवर होकर ही लौटेगा, तब तक वो अकेला रहेगा। दूर से कोई उस पर नजर रखे हुए था। वो शेन शियाओ लिंग थी जो एबिलिटी से देख रही थी। मैंने उससे कहा कि ज्यादा चिंता न करे। ली चांगशो ने लिंग को बताया कि शियाओ तियान क्यों चला गया। तियान ने मैसेज छोड़ा था कि वो डेविल पाथ पर है, इसलिए अब कोई उसे ढूंढने की कोशिश न करे। मैंने कहा क्या मैं उसे वापस लाऊं, पर लिंग रोते हुए बोली वो जो ठान लेता है सुनता नहीं। उसने वादा किया था कि गलत रास्ता नहीं चुनेगा। लिंग को बिलखते देख मैंने उसे चुप कराया। फिर ली चांगशो से पूछा आप ठीक हैं? ली चांगशो बोले मैं ठीक हूँ। कैप्टन ने बताया कि वो अर्थ इमॉर्टल बुरी तरह घायल होकर बेहोश हो चुका है। कैप्टन ने तुरंत हेडक्वार्टर मैसेज भेजा और कहा कि ये दोनों मॉन्स्टर्स बिना कंट्रोल के बेअसर हैं। पहला मांस का लोथड़ा वांग यू का मॉन्स्टर था जो कभी खत्म नहीं होता, और दूसरी वो स्केल थी जिसने बच्चों को म्यूटेंट बनाया था। मैंने झपटकर वो स्केल अपने हाथ में ले ली और कहा कैप्टन ये मुझे दे दो। कैप्टन ने मेरी मदद याद रखते हुए हाँ कह दी। फिर जूचो और कैप्टन रथ में राक्षस को लेकर निकल गए, पर कोई छुपकर उन पर नजर रख रहा था। वो बिना सिर वाला स्कॉलर था। वो बुदबुदाया इन मामूली बंदों ने सिशेंग लाओलाओ को हरा दिया, नामुमकिन। वो बिना सिर वाला स्कॉलर मन ही मन खुश हो रहा था कि सब प्लान के मुताबिक चल रहा है। अब तुम लोग अपना इनाम लेकर यहाँ से निकल सकते हो। पर मेरी नजर ऊंची इमारत पर थी। मुझे दिखा कि वो स्कॉलर घोस्ट है, पर मैंने हमला नहीं किया क्योंकि अभी प्राथमिकता अपनी ट्रेनिंग और समस्या सुलझाना था। इन कीड़ों पर वक्त गंवाना बेकार था। हम आगे बढ़ गए। उस स्कॉलर को भी मेरे इग्नोर करने पर कोई हैरानी नहीं हुई, उल्टा उसे मेरी पहचान में दिलचस्पी हुई कि ये मामूली बंदा इतना डेंजरस क्यों है। वहीं एक गांव में एक सड़ता हाथ जमीन पर गिरा। धिक्कार है, ये बॉडी फिर खराब हो गई। इंसानी बॉडी बहुत जल्दी सड़ती है, पहले ही बदल लेता। इस सुनसान जगह कोई इंसान क्या कुत्ता भी नहीं है। तभी उसकी नजर कपड़े धोती औरत पर पड़ी। वो मुस्कुराया, लगा था किसी जानवर में जाना पड़ेगा। किस्मत अच्छी है, भले ही ये औरत है, बाद में दूसरी बॉडी ले लूंगा। वो औरत पर झपटा। घबराकर औरत ने हाथ मारा तो उसके चेहरे का मांस गिर गया, जिससे वो और भी पागल हो गया। कौन है? पर उसकी बात खत्म होने से पहले एक सुनहरी सील उस पर आ गिरी और धमाके के साथ वो वहीं कुचलकर ढेर हो गया। अपनी सील वापस लेते हुए वो बोला इतनी दूर दराज जगह पर भी ऐसी घिनौनी चीज मिल गई, एकदम मूड खराब कर दिया। हरे बालों वाला बंदा पंखा लिए था। औरत झुककर बोली धन्यवाद अमर गुरु, मेरी जान बचाने के लिए। उसने बिना पीछे देखे ठंडे अंदाज में कहा मैं तो बस गुजर रहा था। पर तभी अचानक उसका चेहरा बदल गया। ये कैसे हो सकता है? अमर गुरु के हाथ पैर अकड़ गए और वो अजीब बातें बड़बड़ाने लगा। औरत घबराकर बोली महाराज आपको क्या हो गया? अगले ही पल वो अमर गुरु खौफनाक तरीके से मुस्कुराने लगा, एकदम बदला हुआ। वहीं दूसरी तरफ मैं और चेन कैप्टन सिशेंग लाओलाओ को लेकर आगे बढ़ रहे थे। चेन कैप्टन ने मुझसे पूछा कि उस दिन बुलाई गई औरत कौन थी और वो इतनी ताकतवर क्यों थी, तो मैंने बताया उसका नाम गुयू है। वो एक बहुत मजबूत बॉडी कल्टीवेटर है। वही मेरी कल्टीवेशन की पहली गुरु थी। तभी जूचो ने नोटिस किया कि पिछली बार मुझमें जो किंग गैस दिख रही थी वो अब गायब थी। कैप्टन चेन मुझसे और पूछते, उससे पहले ही मैंने सबको अलर्ट किया सावधान, सामने कोई आ रहा है। वो वही हरे बालों वाला बंदा था जिस पर घोस्ट ने कब्जा किया था। कैप्टन चेन उसे देखकर खुश हो गए। कैप्टन बोले ये किंग परिवार के किंग जुए हैं। ये ब्यूरो के जुआन लेवल कल्टीवेटर हैं जो हमारी मदद को आए हैं। किंग जुए बोला मुझे मैसेज मिला था, मुझे फैंचिंग में आप लोगों का वेट करना था, पर मैं पास में ही था तो सीधा चला आया। ये नकली किंग जुए मन ही मन मुस्कुराया। इन्हें मुझ पर कोई शक नहीं हुआ। उस घोस्ट ने किंग जुए की बॉडी छीनकर उस औरत को मार दिया था और उसकी मेमोरी से जाना कि किंग जुए का काम सिशेंग लाओलाओ की सुरक्षा करना था। सब समझकर नकली किंग जुए हम सबको घूरने लगा। सिशेंग लाओलाओ को काबू में रखने वाला, इनमें कोई तगड़ा बंदा होगा, उसकी बॉडी ले लेता हूँ। फिर वो हम सबके दिमाग की बातें पढ़ने लगा। उसे दिखा कि कैप्टन चेन आम इंसान है, जूचो और शेन शियाओ लिंग भी मामूली हैं, बस क्यून शेंगनान ही थोड़ी पावरफुल कल्टीवेटर है। पर इन कमजोर लोगों ने सिशेंग लाओलाओ को कैसे रोक लिया? तभी उलझन में पड़े नकली किंग जुए की नजर मुझ पर पड़ी। मेरे दिमाग का थॉट उसे साफ सुनाई दिया, गाड़ी धीमी है पर सामान काफी है, रास्ते में ट्रेनिंग अच्छी हो जाएगी। उस स्केल की एनर्जी से हुआन युआन जिनशा आर्ट्स की ट्रेनिंग की जा सकती है। आज रात पहला लेवल पूरा करके अपने शरीर की खराबी चेक करूंगा।
मेरी ये बातें सुनकर नकली किंग जुए ने सोचा, ये बंदा काफी मिस्टीरियस है, इस पर नजर रखूंगा। रात को हम सब रुकने की जगह तलाशने लगे। मैं गुफा में जाकर हुआन युआन आर्ट्स की ट्रेनिंग करने लगा। पहला लेवल होते ही मैंने अपनी आत्मा की जांच की और सोल स्पेस में मुझे अजीब गड़बड़ दिखी। मेरी आत्मा में एक काला सफेद बवंडर बना हुआ था। ये देखकर मैं हैरान रह गया, क्योंकि आत्मा तो एकदम शुद्ध चीज होती है, इसमें बाहरी चीज आ ही नहीं सकती। 1000 साल की पिछली जिंदगी में भी ऐसा नहीं देखा। वो काला सफेद तूफान, वो सब निगलने वाले ब्लैक होल जैसा था। मुझे समझ आया कि मेरी बॉडी में बड़ी खराबी है, जो मेरी अमरता में नाकामी से जुड़ी है। अभी सिर्फ पहला लेवल हुआ था तो गहरा देख नहीं पाया। आगे ट्रेनिंग के लिए और एनर्जी चाहिए। अभी कोई नुकसान नहीं है, तब तक ट्रेनिंग पर ध्यान देना ही ठीक है। वहीं दूसरी तरफ ताई चिंग के दुष्ट कल्टीवेटर नए लोगों को लेकर जा रहे थे। उनका लीडर वही वेई शियान था जिसे मैंने कुचला था। तियान लैंड सेक्ट का शिष्य होकर भी उसे ये घटिया काम दिया गया था। शियान बिंग इससे चिढ़ा था, पर एल्डर्स का ध्यान जियांगशी पर था, क्योंकि उसी ने खास स्किल सीखी थी। सबको लगा था कि अमर गुरु की आवाज सुनकर जियांगशी मर जाएगा, पर उसकी पावर उल्टा और बढ़ गई। अब उसकी पावर बढ़ गई है। जियांगशी के आने से डाओ फ्रूट चुराना मुश्किल हो गया है, उसे रास्ते से हटाना ही पड़ेगा। पर जब वे जियांगशी को मारने का प्लान बना रहे थे, तभी पीछे आवाज आई। शियान बिंग ने देखा कि वाटर एल्डर पीछे खड़े थे। शियान बिंग कुछ समझ पाता उससे पहले हरी तलवार ने उसे काट दिया। वेई शियान ने देखा कि हमला करने वाले हम थे। दरअसल वो वाटर एल्डर क्यून शेंगनान का भ्रम था। वेई शियान मुझ पर हमला करता उससे पहले चेन कैप्टन ने उसे जकड़ लिया और मैंने तलवार चला दी। वेई शियान बेफिक्र होकर चिल्लाया, लड़के तू मुझे नहीं छू सकता, क्या तू मेरी बॉडी की ताकत भूल गया? पर बोलते ही मैंने उसकी गर्दन काट दी। मरते दम तक उसे समझ नहीं आया कि उसकी ढाल फेल कैसे हो गई। असल में चेन कैप्टन की तलवार हर जादू को दबा देती है, इसलिए मैं उसे आसानी से मार पाया। खतरे को देखकर लियू एर ने एक बच्चे को पकड़कर धमकी दी, मुझे जाने दो, वरना मैं इस बच्चे का सिर फोड़ दूंगा। पर तभी एक बड़ी सील ने आकर लियू एर और बच्चे दोनों को कुचल डाला। ये खौफनाक नजारा देखकर मैं और चेन कैप्टन सन्न रह गए। अपने बच्चे को मरा देखमा रोने लगी। मेरा बच्चा। सब साफ करने के बाद सिपाही ने कैप्टन से कहा, इस माँ बेटे को छोड़कर कुल 127 लोग हैं। ये सब चिंग्यान शहर के लोग हैं जिन्हें झूठे दिलासे दिए गए थे। खाना देकर सबको घर भेज दिया है। चेन कैप्टन हैरान थे कि चिंग्यान में राजा के होते हुए तियान लैंड की इतनी हिम्मत, पर इनकी किस्मत खराब थी जो हमसे टकरा गए। तभी किंग जुए बोला, चेन कैप्टन, ये ताई चिंग वाले बहुत नीच हैं। बच्चे को ढाल बनाया था तो मजबूरी में मारना पड़ा। मैं किंग जुए को देख रहा था। ये दिखावा करने वाला बंदा बिल्कुल भरोसेमंद नहीं था। ऐसे लोग धोखेबाज होते हैं। गड़बड़ करने से पहले ही मुझे इसे निपटाना होगा। मेरे अलावा चेन कैप्टन को भी किंग जुए पर शक होने लगा था। ये किंग जुए ऐसा बेवकूफाना काम कैसे कर सकता है? क्या इसकी ट्रेनिंग में कोई गड़बड़ हो गई है? हम दोनों के दिमाग की बातें सुनकर नकली किंग जुए के चेहरे पर कोई शिकन नहीं आई। ये दोनों कितने शक्की हैं। एक बच्चे को ही तो मारा है। अब संभल कर रहूंगा। वैसे भी पहचान भी लिया क्या तो मेरा क्या उखाड़ लोगे? चेन कैप्टन माँ के पास जाकर बोले, बहन सब्र रखो, बच्चे की बॉडी खराब हो गई है, हम दफनाने में मदद करेंगे, ये हमारी गलती थी, मैं मुआवजा दूंगा। पर औरत चिल्लाई नहीं, मेरा बच्चा जीवित बुद्ध बचा सकते हैं। अमर गुरु दया कीजिए। रास्ते में चेन कैप्टन ने उस बुद्ध के बारे में पूछा और कहा, बहन सच कहूँ तो बच्चे का शरीर खत्म हो चुका है, जिंदा होना नामुमकिन है। यहाँ बुद्ध कहाँ से आए? औरत बोली, सच में है, आपको नहीं पता, जब तक बॉडी सड़ती नहीं बुद्ध उसे स्वर्ग भेज सकते हैं, और स्वर्ग पहुंचते ही वहां सब ऐशो आराम से रहते हैं। बुद्ध बहुत दयालु हैं, यहाँ तक कि राजा भी उनसे मिलने जाता है। उसकी बातें सुनकर मैंने टोका, अगर ऐसा है तो तुम लोग दुष्ट कल्टीवेटर्स के बहकावे में क्यों आए? सीधे बुद्ध से स्वर्ग ही चले जाते। औरत बोली, बुद्ध हर महीने सिर्फ 100 लोगों को ही स्वर्ग भेजते हैं, वो भी पुण्य कमाने वालों को। पति की मौत पर 3 महीने तक नंबर नहीं आया और बॉडी सड़ गई। 2 दिन बाद फिर वही मौका है, आप लोग सिफारिश करके मेरे बच्चे को स्वर्ग भिजवा दीजिए। चेन कैप्टन ने उस बुद्ध का सच देखने चिंग्यान जाने का फैसला किया। एक तो चिंग्यान पास ही था, 2 दिन में पहुंचा जा सकता था, और सिशेंग लाओलाओ भी शांत थी। आगे का सफर लंबा था तो शहर से नए घोड़े भी मिल जाते। हमारे निकलते ही मेरे हाथों मरा शियान बिंग फिर से हिलने लगा। अच्छा हुआ मेरे पास अमर बॉडी की स्किल थी। ये बात किसी को न बताकर सही किया, वरना वो दोनों पोल खोल देते। पर उस यूचिंग कल्टीवेटर की पावर से बचना आम बात नहीं थी। भले ही मेरी सारी मेहनत बेकार हो गई, पर मुझे एल्डर्स का वांटेड बंदा मिल गया, इसका इस्तेमाल करूंगा। 2 दिन बाद चिंग्यान के रास्ते पर मेरी पावर फिर बढ़ी और मैं फाउंडेशन बिल्डिंग के मिडिल स्टेज पर आ गया। नकली किंग जुए बहुत हैरान हुआ। फाउंडेशन बिल्डिंग, ये कौन सा लेवल है?
जल्द ही हम चिंग्यान शहर पहुंच गए, जहां चारों तरफ खदान मजदूर भरे पड़े थे। मैंने पूछा, चेन भाई यहाँ इतने मजदूर क्यों हैं? चेन बोले, यहाँ कीमती धातुओं की खदानें हैं, यहाँ जवानों को 5 साल मजदूरी करनी पड़ती है। ये सुनकर मैं खुश हुआ, यहाँ से मैजिकल मेटल मिला तो तलवार बनाकर अपनी सीक्रेट आर्ट सीख लूंगा। शहर के अंदर पहुंचते ही चेन कैप्टन ने देखा कि सड़कें एकदम सुनसान हैं। तभी वो महिला घबराकर चिल्लाई, महापूजा शुरू हो चुकी है, अब सो पुण्य आत्माओं के नाम बोले जाएंगे। ठीक तभी मैं और चेन कैप्टन वहां पहुंचे। क्या आप ही जीवित बुद्ध हैं? मैं ब्यूरो का चेन हूँ। सुना है आप लोगों पर दया करते हैं, इस मासूम बच्चे की जान बचा लीजिए। ये सुनकर गार्ड साधु गुस्से में चिल्लाया, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई पूजा में रुकावट डालने की? इन्हें बाहर फेंको। तभी बुद्ध ने रोका, रुको जिनतोंग, ये मदद मांगने आए हैं, मत रोको। बच्चे का शरीर टूटा है, पर 3 दिन नहीं हुए तो उम्मीद बाकी है। ब्यूरो वाले इसे लाए हैं तो इसका हमसे नाता है, इसलिए आज मैं इसे सबसे पहले स्वर्ग में जगह दूंगा। ये सुनकर माँ रोते हुए बोली, आपका बहुत बहुत धन्यवाद चेनएप्टन। और मैंने शांत रहकर देखने का फैसला किया और बुद्ध मंत्र पढ़ने लगा। मंत्रों के साथ ही उसके सिर के ऊपर एक सुनहरा गोला चमकने लगा, जिसके अंदर एक खूबसूरत महल दिखाई दिया। पहले गए लोग वहां मजे से रह रहे थे। लोग चिल्लाए, देखो वो स्वर्ग है, वो देखो गोवा भी वहीं पर है, बुद्ध महान है। कैप्टन चेन ये देखकर दंग रह गए, क्या सच में स्वर्ग जैसी कोई जगह होती है? पर मेरा चेहरा गंभीर था। तभी गोले में से एक सुनहरी जंजीर निकली। लोग बोले, देखो यही स्वर्ग ले जाने वाली जंजीर है। पर उस औरत ने मना किया, मुझे नहीं पता तुम्हें क्या दिख रहा है, पर मुझे तो राक्षस शिकार करता दिख रहा है। सच देखकर भी मैं शांत रहा। ये फिर वही घिनौना राक्षस निकला। पंगे से बचने के लिए अनदेखा करना ही बेहतर है। मैं चुपचाप उस राक्षस को बच्चे को खाते देखता रहा, पर लोगों को लगा कि बच्चा स्वर्ग में चला गया है। मैं कहाँ हूँ? मम्मी मुझे भूख लगी है। तभी एक परी फल लेकर आई और बच्चा खुशी से फल खाने लगा। मेरा बेटा स्वर्ग पहुंच गया। मामला शांत होते ही मैं और चेन कैप्टन निकलने लगे, क्योंकि हमारे पास जरूरी मिशन था। जूचो और शेन शियाओ लिंग भी निकलने लगे, पर भीड़ की वजह से निकलना मुश्किल था। तभी उस ढोंगी साधु की नजर शेन शियाओ लिंग पर टिकी। वो बोला, इस लड़की के पुण्य बहुत बड़े हैं, इसका बुद्ध से गहरा नाता है, मैं इसे स्वर्ग में जगह दूंगा। इससे पहले कि शियाओ लिंग कुछ कहती, मैंने टोक दिया, जरूरत नहीं है, आपकी दया महान है, पर ये इसी दुनिया में खुश है, वो स्वर्ग आप खुद रखिए। मेरी इस बात पर जिंगकोंग भड़क उठा, मेरे गुरु इसे स्वर्ग भेज रहे हैं, ये तो बहुत बड़ा पुण्य है, तुम बीच में मत पड़ो, लड़की चलो। जैसे ही उसने शियाओ लिंग को पकड़ना चाहा, मैंने तुरंत उसका हाथ रोक लिया। वो गुस्से से चिल्लाया, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, हाथ छोड़ो। पर मैंने बिना सोचे सीधे उसका हाथ ही काट दिया। ये देखकर सब हैरान रह गए। जिंगकोंग फिर भी चिल्लाया, तेरी इतनी हिम्मत, बात बिगड़ने से रोकने के लिए। उस ढोंगी साधु ने कहा, इतना गुस्सा ठीक नहीं, तुम इसका भला रोक रहे हो, क्यों न खुद इसी से पूछ लें। बताओ बेटी, क्या तुम सब दुख भूलकर स्वर्ग जाना चाहती हो? ये तुम्हारे पिछले जन्म के कर्मों का फल है। गांव वाले भी शियाओ लिंग को उकसाने लगे, अरे बेटी, स्वामी जी खुद पूछ रहे हैं, हाँ कर दे, ये तो सपने जैसा है। पर शियाओ लिंग ने साफ मना कर दिया, मुझे कोई स्वर्ग सुख नहीं चाहिए, अपने पागल भैया के बिना मैं कहीं नहीं जाऊंगी। यह सुनकर साधु चिढ़ तो गया, पर चेहरे पर शांति दिखाते हुए बोला, अगर इसकी मर्जी नहीं है तो जाने दो इन्हें। पर मुझे लगा कि साधु मान नहीं रहा। रास्ते में चेन कैप्टन ने पूछा, उस स्वर्ग वाली बात पर तुम्हारा क्या कहना है? मैंने कहा, सब ढोंग है। वो बोले, सही कहा, ये स्वर्ग का नाटक बकवास है, पर अगर वो दुष्ट है तो यहाँ का सिटी लॉर्ड उसे क्यों करने दे रहा है? तभी किंग जुए बोला, ये हमारा काम नहीं है, मत भूलो हम मिशन पर हैं। मामला खत्म हुआ, अब जल्दी यहाँ से निकलते हैं। सब बोले, हाँ, एक नई गाड़ी खरीद कर चलते हैं। पर मैंने साफ कह दिया, हम आज शहर से बाहर नहीं जाएंगे। मैंने समझाया, उसकी नजर शियाओ लिंग पर है, अभी निकले तो हमला होगा, हमें उसकी ताकत का पता नहीं, पर शहर के अंदर रहना ज्यादा सुरक्षित है। तभी एक औरत ने हमारा रास्ता रोका और रोते हुए बोली, रुकिए, आप लोग डेमन हंटर्स हैं ना? कृपया हमारे शहर के लोगों को बचा लीजिए। आपने अपने साथी को बचाया और उस साधु पर हमला किया, यानी आप उसका सच जानते हैं, मदद कीजिए। पर मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा। मैंने रूखे से कहा, मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है, किसी और के पास जाओ। ये सुनकर वो भड़क गई। वो चिल्लाई, तुम लोग ढोंगी हो? चेन कैप्टन ने मुझसे कहा, ब्रदर जांग, कम से कम सुन तो लो, शायद साधु के बारे में कुछ पता चले। मैंने कहा, इसे ज्यादा कुछ नहीं पता होगा, आज रात हम यहीं रुकेंगे, अगर कोई खतरा या जासूसी नहीं दिखी तो कल सुबह निकल चलेंगे। उधर मंदिर में जिंगकोंग साधु के आगे घुटनों पर बैठा था। तभी साधु ने अपना मुंह खोलकर एक भयानक टेंटकल बाहर निकाला और जिंगकोंग को अपनी ताकत देने लगा। देखते ही देखते उसका कटा हुआ हाथ अजीब तरह से हिलने लगा और फिर उसका नया हाथ वापस आ गया। साधु बोला, मैंने तुम्हें नई ताकत दी है, अब उस बंदे को खत्म कर दो। उस लड़की के बहुत पुण्य है, उसे इस पापी दुनिया में नहीं रहना चाहिए। ये खास मैजिकल अम्ब्रेला लो, जो मेरे गुरु की निशानी है।
जैसे ही वो लोग शहर से बाहर निकले, उस लड़की को यहाँ ले आना। चेले ने कहा, आप बेफिक्र रहिए। दूसरी तरफ मैं ध्यान में था, तभी आंखें खोलकर मुस्कुराया। मेरी ऑरा स्किल तैयार हो चुकी थी, जो मेरी ताकत से मैच करती थी, इसलिए ये इतनी जल्दी सीखी जा सकी। मैं अपना लेवल बढ़ाना चाहता था, पर मेरे पास अच्छे वेपन्स की बहुत कमी थी। शहर के मिनरल्स वेपन लायक नहीं निकले। क्या अब मुझे वेपन बनाने के लिए ब्लड एनर्जी का इस्तेमाल करना होगा? तभी मुझे कुछ आहट हुई। वो लोग आ चुके थे। आज रात कैप्टन चेन पहरे पर थे, उन्होंने भी भांप लिया होगा। छत पर कुछ साधु छिपे बैठे थे। वो बोले, ये लोग बाहर नहीं गए क्या? कल का इंतजार करें, शहर में लड़ाई से हंगामा होगा। जिंगकोंग हंसा। फिक्र मत करो, मेरे पास गुरु का मैजिकल अम्ब्रेला है। आज रात मैं उनका खेल खत्म करूंगा। उसने वो छाता हवा में फेंका जो बड़ा होने लगा और पूरे घर को ढंक लिया। अब यहाँ कुछ भी हो, बाहर किसी को पता नहीं चलेगा। जिंगकोंग मुस्कुरा ही रहा था कि कैप्टन चेन उसके पीछे आ पहुंचे, पर जैसे ही उन्होंने हमला करना चाहा, वो अचानक कमजोर होकर नीचे गिर पड़े। चेन कैप्टन हैरान थे कि उनका शरीर बेजान क्यों हो गया। जिंगकोंग हंसकर बोला, इस छाते के नीचे तुम्हारी सारी ताकत खत्म हो जाती है। और उसने चेन कैप्टन को एक जोरदार घूंसा जड़ दिया। कैप्टन बच नहीं पाए और खून की उल्टी करने लगे, पर उन्हें जिंदा देखकर जिंगकोंग हैरान हुआ। अरे, मेरे पंच में इतनी ही ताकत बची। लगता है हमारी ताकत भी कम हो गई, पर फिर भी तुम लोग नहीं बचोगे। तभी सिर के ऊपर छाता तेजी से छोटा होने लगा और सीधे मेरे हाथ में आ गिरा। मैंने खतरनाक नजरों से पूछा, ये चीज तुम्हें कहां से मिली? जिंगकोंग दहल गया। तुम इसे कंट्रोल कैसे कर रहे हो? सब मिलकर छीन लो, वो चिल्लाया। मैं उस छाते को ध्यान से देखने लगा। अच्छा, तो इन सिंबल से इसे चला रहे थे, पर इसका असली इस्तेमाल तो ऐसे होता है, कहकर मैंने हाथ घुमाया और हमला करने आए सारे साधु छाते के अंदर खिंच गए। जिकोंग थर थर कांपने लगा। तुम कौन हो? तभी चारों तरफ अंधेरा छा गया और वो एक रूहानी ताकत के कब्जे में आ गया। छाता हटते ही क्यून शेंगनान बाहर आई। क्या हुआ? हमारा शरीर इतना कमजोर क्यों पड़ गया था? मैंने कोई जवाब नहीं दिया और जिंगकोंग को देखता रहा। तभी आवाज आई, ये तो रूहानी ताकत का हमला है। जिंगकोंग, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? सामने चिंग्यान शहर का गार्ड ऑफिसर चेन चिंग खड़ा था। कैप्टन चेन तुरंत बोले, ऑफिसर, मैं डेमन हंटर्स गिल्ड का चेन टिएशाओ हूँ। इसने हम पर बेवजह हमला किया। पर चेन चिंग ने उन्हें डांटा, चुप रहो, जिंदा हो तो शुक्र मनाओ। जिंगकोंग चिल्लाया, अच्छा हुआ तुम आ गए, इन्हें मार डालो, ये स्वामी जी का हुक्म है। तुम जानते हो उनका और सिटी लॉर्ड का गहरा रिश्ता है। पर चेन चिंग ने उसकी बात को नजरअंदाज कर दिया। मैंने हथियार संभाल लिया, क्या तुम भी उसके साथ हो? पर चेन चिंग की ताकत ने उल्टा जिंगकोंग को ही जोर का थप्पड़ जड़ दिया। जिंगकोंग बिलबिला उठा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई स्वामी जी का हुक्म टालने की? वो गुस्से से चीखा, रुक जाओ वरना सिटी लॉर्ड तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। चेन चिंग ने ठंडी सांस भरकर कहा, इस शहर की सुरक्षा मेरी जिम्मेदारी है, सिटी लॉर्ड भी मुझे रोक नहीं सकते। तुमने शहर में हमला किया है, इसकी सजा सिर्फ मौत है। तभी दूर से एक भारी आवाज गूंजी, चेन चिंग, तुमने मुझे सिटी लॉर्ड समझना बंद कर दिया है क्या? एक साया जमीन पर धमाके के साथ उतरा। वो और कोई नहीं, चिंग्यान शहर का सिटी लॉर्ड फेंग कुन था। वो बोला, मैंने कहा था ना कि मंदिर के लोगों से दूर रहो। मुझे समझ आ गया कि इस सिटी लॉर्ड की उस साधु के साथ कोई गहरी साठ गांठ है। चेन चिंग सफाई देने लगा, पर फेंग कुन चिल्लाया, आखिरी बार कह रहा हूँ, इसे छोड़ दो। मजबूर होकर चेन चिंग को उसे छोड़ना पड़ा। जिंगकोंग होश में आते ही घूरकर बोला, चेन चिंग, मैं तुम्हें देख लूंगा। तभी एक सिपाही दौड़ा आया, मालिक, आपकी बेटी मिल गई। वो अफवाह फैला रही थी कि स्वामी जी राक्षस हैं। बेटी चिल्लाई, पिताजी आप मेरा यकीन क्यों नहीं करते? वो सच में इंसान खाने वाला शैतान है। तभी फेंग कुन ने मुट्ठी भींची और नौकरानी का शरीर धमाके से फट गया। बेटी चीख उठी, नहीं पिताजी, आपने ये क्या किया? फेंग कुन रूखेपन से बोला, अगर बेगुनाहों की जान नहीं चाहती तो शांत रहो, इसे ले जाओ। फिर उसने मेरी तरफ देखकर कहा, और तुम लोग? कैप्टन चेन ने चेन चिंग से कहा, ऑफिसर, ऐसा लगता है कि आप उस ढोंगी साधु के मंदिर का समर्थन नहीं करते। उन्होंने हम पर हमला किया था। क्या आप बता सकते हैं कि उस साधु का असली सच क्या है, ताकि हम सावधान रहें? चेन चिंग बोला, मुझे ज्यादा नहीं पता, बस वो पश्चिम से आया है। पर अजीब बात यह है कि जब वो यहाँ आया तो मुझे लगा सिटी लॉर्ड मना करेंगे, पर उन्होंने चुपचाप उसकी मदद की। चेन कैप्टन ने फिर पूछा, क्या वो स्वर्ग सच में है? चेन चिंग ने मना कर दिया कि वो इस ढोंग को नहीं मानता। तभी किंग जुए बोला, इन सब से हमें क्या, हमारा अपना मिशन है। असल में वो रॉयल फैमिली से डर रहा था, वो नहीं चाहता था कि हम किसी मुसीबत में फंसें। तभी मैंने अचानक कहा, कैप्टन चेन, आप लोग आगे निकलिए, मैं अपना काम निपटा कर आता हूँ। उन्होंने पूछा, क्या काम? मैंने कहा, मुझे साधु से कुछ पूछना है। उधर सिटी लॉर्ड की बेटी रोते रोते अचानक जमीन पर गिर पड़ी। ये देखते ही चेन चिंग घबराकर बोला, इसकी पुरानी बीमारी फिर उभर आई।
इसे महल ले जाओ, सिर्फ सिटी लॉर्ड ही इसे ठीक कर सकते हैं। पर उसकी आत्मा शरीर छोड़ चुकी थी। नौकर हाथ लगाते उससे पहले ही मैंने उन्हें रोक दिया। ठहरो, उसे मत छूना। दूसरी तरफ फेंग कुन मंदिर पहुंचा। उसने सीधे दरवाजा तोड़ दिया और साधु के सामने जा खड़ा हुआ। साधु बोला, इतना गुस्सा क्यों? फेंग कुन दहाड़ा, मैंने कहा था ना कि डेमन हंटर से पंगा मत लेना, फिर आज रात उन पर हमला क्यों किया? साधु बोला, ये गलतफहमी है, मैं तो बस उस लड़की को स्वर्ग भेजना चाहता था, मेरी कोई दुश्मनी नहीं है। उस लड़की का पुण्य हजारों के बराबर है, वो यहाँ दुखी नहीं रह सकती। उन्हें मत छेड़ो, अगर उन्हें तुम्हारे काले कारनामों का पता चला तो मैं भी फंस जाऊंगा। साधु बोला, तरीका चाहे जो हो, मैं लोगों को दुखों से मुक्ति दिलाकर स्वर्ग ही तो भेज रहा हूँ, ये उनका सपना है। फेंग कुन चिल्लाया, बकवास बंद करो, मेरी दवा कहाँ है? साधु ने अपने चेले को वो खास दवा देने को कहा। सिटी लॉर्ड ने दवा ले ली। अब समझ आया कि वो इस शैतान को लोगों की जान लेने क्यों दे रहा था। ये गोली 100 मासूमों की जान निचोड़कर बनती है और शियाओ लिंग अकेले ही 1000 लोगों के बराबर थी। साधु बोला, अगर वो लड़की मुझे मिल जाए तो ऐसी 10 गोलियां बनेंगी। फेंग कुन की आंखें ठंडी पड़ गईं। फेंग कुन ने चेतावनी दी, आखिरी बार कह रहा हूँ, डेमन हंटर्स से दूर रहो। मैं तुम्हें दवा की वजह से बर्दाश्त कर रहा हूँ, पर अगर कोई और मुसीबत खड़ी की तो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। साधु चुपचाप आंखें खोलकर देखता रहा। फेंग कुन उसे धमकी देकर मंदिर से चला गया। मिशन फेल हुआ। जिंगकोंग लौटा। मास्टर, वो कल्टीवेटर हुआन युआन जिनशा कंट्रोल कर रहा है, मंत्र बेकार हो गए। जिंगकोंग कुछ कह पाता उससे पहले ही लिविंग बुद्धा के टेंटिकल्स उसके मुंह में घुस गए। मुझे चेंग देश में आए 5 साल हो चुके हैं। मैंने यहाँ 10,000 से 1 लाख का लेवल पा लिया है। ये चेंग देश गरीबों से भरा है, किसी नर्क जैसा। अब उस लड़की को सुधार कर मैं 10 लाख के लेवल तक पहुंच जाऊंगा। ये बड़ा पुण्य होगा। मैं यहाँ और रुकना चाहता था, पर चिंग्यान सिटी लॉर्ड बहुत स्वार्थी और लालची निकला। अब मुझे खुद उस लड़की को सुधारने जाना होगा। शायद मैं अब चेंग देश में न रह पाऊं। मेरे शिष्यों, तुमने भी बहुत मेहनत की है। आज के नेक काम में तुम्हारा भी हिस्सा है। जाओ और शहर के लोगों को इस आग से बचाओ। उसके टेंटिकल्स लगते ही सारे भिक्षु मॉन्स्टर बन गए। दूसरी तरफ चिंग्यान सिटी लॉर्ड ने एक सिपाही का गला दबोच लिया। निकम्मे, मेरी बेटी को नहीं बचा सका तो जिंदा क्यों है? मालिक, उस कल्टीवेटर ने चेन चिंग से कुछ कहा और वो नहीं रुका। हम मामूली इंसान उन्हें कैसे रोकते? वो आपकी बेटी को लेकर उड़ गया, पर जाने से पहले एक मैसेज छोड़ा है। फेंग कुन ने पूछा, क्या कहा उसने? उसने कहा उसके पास इलाज है। अगर बीमारी खत्म करनी है तो शहर के बाहर 1 मील दूर मिलो। फेंग कुन ने उसे जमीन पर पटक दिया। मैं शहर के बाहर उसका इंतजार करते हुए सो गया। नींद में मुझे वो पुराने दिन याद आए जब मेरे ही साथी मुझे सताया करते थे। जोंग भाई, इसे मारो, ये सिर्फ आग का जादू जानता है। तभी एक तलवार और फायर बॉम्ब ताबीज मेरी तरफ तेजी से आए। धमाका हुआ और मैं गिर पड़ा। वो हंसते हुए बोले, क्यों जुआन, चुपचाप स्पिरिट स्टोन्स दे देते तो ये नहीं होता। तुझे लगा यहाँ आकर तू मेरे बराबर हो जाएगा? तू हमेशा मेरा नौकर ही रहेगा। अगले महीने के स्टोन्स खुद मेरे पास ले आना। जोंग भाई सही कह रहे हैं, ये बहुत ढीठ है। ये तो हमारे घर का पुराना नौकर है। वो सब मेरा मजाक उड़ा रहे थे। अब से इसे सारे फालतू काम देना। ये नीची जात का जो है। असल में मेलो युन संप्रदाय का एक मामूली बाहरी शिष्य था। इसे फिर से लूट लिया। पुराने शिष्यों से पंगा मत लो, उनकी पावर और लेवल हमसे कहीं ज्यादा है। उनके मजाक से मुझे फर्क नहीं पड़ा। मुझे यहाँ आए 5 साल हो चुके थे और 4 साल मैंने गुलामी में बिताए थे। बड़ी मुश्किल से मैं इस संप्रदाय में आया, पर 3 महीने की मेहनत के बाद भी मैं सिर्फ लेवल 2 तक पहुंच पाया। अब स्टोन्स भी छीन लिए जाएंगे। मुझे अमर होना है। मैं हार नहीं मानूंगा। यहाँ सिर्फ ताकतवर ही टिकता है। पिछली जिंदगी में भी लोग छोटी चीजों के लिए लड़ते थे। उन्होंने मेरे स्टोन्स छीन लिए क्योंकि मैं कमजोर था। मुझे मेहनत करनी होगी, वरना मैं पीछे रह जाऊंगा। स्टोन्स के लिए मैं हंटिंग टीम में जुड़ गया। लीडर ली चैंगफेंग ने कहा, सबको मेरे ऑर्डर्स मानने होंगे। हमारा टारगेट एक भेड़िया मॉन्स्टर है। जैसा परफॉर्मेंस होगा वैसे ही 1 से 3 स्पिरिट स्टोन्स मिलेंगे। निचले लेवल के शिष्यों के लिए स्टोन्स पाने का यही एक रास्ता था। अपनी ताकत बढ़ाने के लिए मुझे ये करना ही था, पर सब मेरी उम्मीद के उलट हुआ। भेड़िया बहुत ताकतवर निकला और उसने ली चेंगफेंग को बुरी तरह घायल कर दिया। ली भाई हार गए, भागो यहाँ से। सब भागने लगे। मैं उलझन में था कि भागूं या रुकूं, पर फिर मुझे एक मौका दिखा। मैंने अपनी आग के जादू से ली चैंगफेंग को बचा तो लिया, पर वो भेड़िया बहुत ही फुर्तीला था। मेरी प्लानिंग फेल हो रही थी। उस भेड़िए का सामना करना नामुमकिन था। जान का खतरा बहुत ज्यादा था, इसलिए मैंने भी बाकी सबके साथ भागना ही ठीक समझा। वो भेड़िया मेरे पीछे पड़ गया। 2.5 मिनट की खौफनाक दौड़ के बाद ही मैं उससे पीछा छुड़ा पाया। मेरी जादुई पावर खत्म हो चुकी थी। तभी मुझे सामने एक गुफा दिखी और मैं फौरन उसके अंदर छिप गया। शुक्र है वो काफी गहरी थी। वहां अंदर मैंने एक अनजान शख्स को देखा। वो मेरी और मेरे मास्टर की पहली मुलाकात थी। तभी अचानक मेरी आंखें खुल गईं। मैं सो गया था और एक 1000 साल पुराना सपना देख रहा था। तभी अचानक आसमान से एक हमला हुआ और मैं फुर्ती से पीछे हट गया। शांत हो जाइए,
उसने कहा, मेरी बेटी को यहाँ क्यों लाए? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? उसने बेटी को खिलाने के लिए दवा निकाली। वो मुझ पर चिल्ला रहा था और सवाल कर रहा था। मैंने उसे रोकते हुए वो दवा छीन ली। फेंगकुन को गुस्सा आ गया और उसने सीधा मुझ पर हमला कर दिया। पर उसने जिसे मारा वो मेरा सिर्फ एक क्लोन था। मैंने उसे रोकने के लिए अपनी जादुई पाउडर का इस्तेमाल किया, पर वो रुका नहीं और मुझ पर वार करता रहा। मुझे बचाव करना पड़ा, पर उसकी ताकत के सामने मैं कमजोर पड़ रहा था। उसने मेरे जादुई हथियारों को तोड़ दिया और मेरा पाउडर भी उस पर काम नहीं कर रहा था। मेरी सारी चालें बेकार जा रही थीं। वो बहुत ताकतवर है और मैं उसे ज्यादा देर नहीं रोक पाऊंगा। तभी मैंने एक चीज नोटिस की जो काफी अजीब थी। वो बुरी तरह हाँफ रहा था और पसीने से तरबतर था। अभी तो लड़ाई शुरू हुए सिर्फ 15 मिनट ही हुए थे। लगता है आप शहर के बाहर ज्यादा देर नहीं रह सकते। उसने गुस्से में कहा, दवा वापस करो वरना मैं तुम्हें मार डालूंगा। मैंने दवा लौटा दी। मैं उस एजेंसी का हिस्सा नहीं हूँ। आपको गलत फहमी हुई है। मैं यहाँ आपसे एक डील करने आया हूँ, आपसे डरकर नहीं। पर मेरी बात खत्म होते ही एक चौंकाने वाली चीज हुई। मैंने उस दवा को कुचल दिया। ये कोई दवा नहीं बल्कि दुष्ट आत्माओं का मेल है जो सिर्फ जान लेती है। सिटी लॉर्ड हैरान रह गया। इससे आपकी बेटी की बीमारी सिर्फ कुछ देर के लिए दबेगी, पर अंत में उसकी मौत निश्चित है। आप उसे जहर दे रहे थे। उसे यकीन नहीं हो रहा था। वो चिल्लाया, झूठ! कई बड़े उस्तादों ने कहा है कि ये दवा मेरी बेटी को बचा सकती है। चेन ने कहा था कि आप लोगों की परवाह करते हैं। उस पाखंडी बुद्ध को शहर में रखना ही आपकी सबसे बड़ी गलती थी। वो बुद्ध आपको धोखा दे रहा है, पर मैं आपकी बेटी को जड़ से ठीक कर सकता हूँ। ठीक है, मैं तुम पर भरोसा करता हूँ, पर याद रखना, अगर तुमने मुझे धोखा दिया तो अंजाम बहुत बुरा होगा। मुझे उस बुद्ध को जिंदा पकड़ना है। मुझे उससे कुछ जरूरी राज जानने हैं और इसमें मुझे आपकी मदद चाहिए। फेंगकुन ने कहा कि पूछना है तो सीधे पूछ लेंगे, पर मैंने कहा कि मुझे उसकी यादों की तलाशी लेनी होगी। उधर चेन कैप्टन तेजी से घोड़ा गाड़ी भगा रहे थे। जूचो ने कहा, थोड़ा धीरे, कहीं गाड़ी पलट न जाए। नहीं, वो बुद्ध शेन शियाओ लिंग के पीछे है और ये पूरा शहर एक जाल है। हमें यहाँ से फौरन निकलना होगा। तभी भिक्षुओं ने रास्ता रोक लिया। कहाँ जा रहे हैं आप? उधर शहर में हालात बिगड़ने लगे। चेन चिंग को उस लड़के की याद आई। वो बुद्ध को मारना चाहता था, पर सबसे बड़ी रुकावट तो खुद सिटी लॉर्ड है। तभी जमीन से सोने के टेंटिकल्स निकले। लोगों को लगा कि उन्हें स्वर्ग यानी जन्नत ले जाया जा रहा है। सब उस जन्नत में जाने के लिए पागलों की तरह दौड़ने लगे। चेन चिंग को समझ आ गया कि ये सब एक बहुत बड़ा फरेब है। उसने उस जन्नत को चकनाचूर कर दिया। तभी एक भयानक सिर चिल्लाया, हमारी राह में आने की हिम्मत किसकी हुई? तुम लोगों को बचा नहीं रहे, उन्हें खा रहे हो। चेन चिंग ने चिल्लाकर उसकी असलियत सबके सामने ला दी। वो कोई जन्नत नहीं बल्कि एक डरावना मुंह था, पर लोग इतने अंधे हो चुके थे कि उन्हें अभी भी वो स्वर्ग ही लग रहा था। ये बुद्ध की परीक्षा है। लोगों की ये बेवकूफी देखकर चेन चिंग पूरी तरह दंग रह गया। उसे बाकी लोगों को बचाना था, पर उसकी शक्तियां कम हो रही थीं। उसे जल्द से जल्द कुछ करना ही था। तभी उस मुंह ने उसे दबोच लिया। जिंगकोंग हंसते हुए बोला, अब तुम्हें अपनी गलती का पछतावा होगा चेन चिंग। चेन चिंग ने अपनी आत्मा की शक्ति का इस्तेमाल किया और किसी तरह उसकी पकड़ से छूटकर बाहर निकल पाया। वो बहुत घायल था। तभी मैं और फेंगकुन वहां पहुंचे और मेरी उड़ती हुई तलवार ने उस मॉन्स्टर का सिर उड़ा दिया। फेंगकुन ने पूछा, वो बुद्ध कहाँ है? मैंने अपनी शक्तियों से पूरे शहर को स्कैन किया, पर वो कहीं नहीं था। वो यहाँ नहीं है। फेंगकुन आग बुला हो गया। उसने उन भिक्षुओं को पालकर बहुत बड़ी गलती की थी। उसने शहर के हजारों लोगों को मार डाला था। फेंगकुन ने कहा, आज तक किसी ने मेरा इतना बड़ा अपमान नहीं किया है। लगता है वो भाग जाएगा। मैं सरहदें सील कर दूंगा और उसे ढूंढकर उसके टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। फेंगकुन ने अपना असली रूप धरा और पलक झपकते ही सारे दुश्मनों को खत्म कर दिया। उसकी रफ्तार देख मैं हैरान रह गया। उसकी पावर आम लोगों की आस्था से आ रही थी। शायद इसीलिए ये राजघराना यहाँ के लोगों की रक्षा करता है। पर वो बुद्ध तो शहर से भाग चुका था। अब देखना यह था कि चेन कैप्टन उसका सामना कैसे करते हैं। वहां चेन कैप्टन और बुद्ध के बीच खौफनाक जंग चल रही थी। बुद्ध के जख्म जादू की तरह बार बार भर रहे थे। चेन ने अपनी तलवार की 20% पावर जगाई और क्यून शेंगनान ने भी अपनी जादुई शक्ति से उस पर हमला किया। हमला होते ही बुद्ध ने अपना सिर खुद ही उड़ा दिया। चेन ने गुस्से में सोचा, क्या ये कभी नहीं मरेगा? वो अपना सिर उड़ा रहा था ताकि जादू का असर खत्म हो जाए। इससे वो अपनी जान बचा पा रहा था। उसके अनगिनत हाथ हमें भागने नहीं दे रहे थे। क्यून शेंगनान भी अब अपनी लिमिट तक पहुंच चुकी थी और काफी थक गई थी। क्या अब तलवार की आधी पावर को जगाना होगा? जिया जिंके भी इस सब से परेशान होकर मन ही मन गालियां दे रहा था। तभी बुद्ध का सिर फिर से उगाया। ये देखकर चेन कैप्टन ने फौरन हमला करने की तैयारी की।